चलिए सब लोग स्टार्ट करते हैं अब। हाँ, ये था आपका फुल मॉक टेस्ट एग्जाम के पैटर्न पर, और हम लोग देखेंगे इसका सॉल्यूशन। चलिए यहां से असल में जो ये प्रैक्टिस से निकाला जा रहा था ना, ये बुक के लिए निकाला जा रहा था, पर हमने देखा कि सब लोग पैसा ही कमा रहे हैं, हम भी वही काम करने लगेंगे तो फिर अंतर क्या रह जाएगा। सो मैंने सोचा कि ये सबको मिलना चाहिए, एक इंसान को नहीं मिलना चाहिए, वरना बुक में जाएगा तो कुछ लिमिटेड लोगों के पास ही ये जाएगा। लेकिन अगर ऐसे जाता है तो ऐसा तो कोई नहीं दूध का धुला है कि अपने दोस्तों को नहीं शेयर करेगा, पक्का दोस्तों को शेयर करेगा। तो मुझे लगा कि चलो ये सबको बांटते हैं, और जो भी पेड वाले हैं उनको ये कराते हैं क्वेश्चन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू पैटर्न पर आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट आ चुका है। सब लोग का स्वागत है, सब लोग का स्वागत है, सभी लोग आ जाइए। सभी लोग आ चुके हैं और हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन। सर जी, विकास भैया का स्कोर कितना आया है? 60 स्कोर आया है। चलो बिहार पुलिस कांस्टेबल आप देख सकते हैं, इसका आपको यहां पर आपको दिया हुआ है और न्यू पैटर्न पर आपका है और खुद इसे बैठकर तैयार किया गया है। तो चलिए यहां पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आसान क्वेश्चन है बट कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। चलो, मानव की ध्वनि उत्पन्न होती है, मानव की ध्वनि जो उत्पन्न होती है इसे क्या कहता है? मानव की जो ध्वनि उत्पन्न होती है ये कहां से होती है? लगाइए क्वेश्चन, जोर लगा के हिस्सा क्वेश्चन लगाओ, बढ़िया बताओ। अरे वॉइस बॉक्स या एडम्स किसके कहा जाएगा? वॉइस बॉक्स या एडम किसका भाग होता है जैसे ध्वनि उत्पन्न होता है? लेरिंग्स। ये क्या हो जाएगा? कंठ द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर कंठ हो जाएगा। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन लगाना है, हलवा उलवा इधर उधर क्वेश्चन नहीं गलत करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव कौन सा है? वर्मी कल्चर वर्मी कंपोस्ट जो होता है इसमें किसान मित्र यानी फार्मर फ्रेंड केचुआ का होता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्मी कंपोस्ट संलग्न में मुख्य जीव का नाम क्या है? केचुआ है, केचुआ। क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए, निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है? उच्च चालक बताना, इसमें से कौन सा होगा? निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा होगा? लगाइए क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए, निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है? लगाइए क्वेश्चन नंबर 3। गुरु जी स्टडी लेवल करा रहे हैं, टेस्ट हाई लेवल के कराने को, यही दिक्कत है, दिक्कत यही है। मैं बार बार इसी चीज को तुम लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। जब क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज करोगे तो क्वेश्चन आसान लगने लगते हैं, क्योंकि टारगेट रहता है कि ये सब्जेक्ट है, इतना से यहां से क्वेश्चन आएगा। और वही क्वेश्चन को जब मिक्स करता है, ऑप्शन को इधर उधर मिक्स करेगा, और जब सभी क्वेश्चन मिक्स होते हैं तब समझ में आता है बबुआ औकात कितना है। इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम लोग नहीं जानते होगे, बट जानबूझकर तुमसे गलती हुआ है क्योंकि उसका रिवीजन तुम लोग नहीं किए हो। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि इसमें से अलग से तुर्रम खा क्वेश्चन सेट है। 5 से 6 क्वेश्चन तो वैसे भी सेट में हार्ड लगेगा आपको, अलग से टाइप के क्वेश्चन दिया ही जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन को मिक्स किया जाता है, लोग प्रेशर में बैठते हैं, ओमआर सीट पर लगाओगे अपने आप ही प्रेशर होगा। ये एकदम गांठ बन कर रख लो, एक बात ध्यान में रखना। और 69 पोस्ट वाले के लिए एग्जाम डेट आ चुका है। चलो यहां पर हम देखते हैं, निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है? उच्च चालक कौन सा है ये बताना है। तो उच्च चालक ये नहीं पढ़े हो? सबसे अच्छा चालक क्या होता है विद्युत का? बताओ, नहीं पढ़े हो? कौन होता है? बी हो जाएगा, ये हो जाएगा सिल्वर। क्या ये नहीं क्वेश्चन पढ़े हो? ये क्वेश्चन तुम नहीं पढ़े हो कि वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कल्चर में क्या होता है? केचुआ का उत्पादन होता है। साइंस में क्वेश्चन नहीं कराए हैं? अजीब बात तुम लोग भी करते हो कभी कभी कि सर जी ऐसे करा रहे हैं क्वेश्चन, वैसे करा रहे हैं। अरे मैंने बताया कि विद्युत के सबसे अच्छा या उष्मा का सबसे अच्छा चालक सिल्वर होता है, चांदी होता है, उसके बाद तांबा का स्थान आता है, उसके बाद एल्युमिनियम का स्थान आता है, बाकी जर्मेनियम हुआ, सिलिकॉन हुआ, कार्बन हुआ, ये तीनों अर्धचालक होते हैं। जर्मेनियम का इस्तेमाल ट्रांजिस्टर में किया जाता है, सिलिकॉन का इस्तेमाल कहां किया जाता है? तुम्हारा आपको सोलर सेल में चिप बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, मानव निर्मित तत्व कौन सा है? यह बताओ, मानव निर्मित तत्व इसमें से कौन होगा? जो मानव ने खुद से निर्मित किया है, यानी यूरेनियम से ही निकाला है, कौन सा तत्व हो जाएगा? प्लूटोनियम। प्लूटोनियम का निकाला गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ए हो जाएगा। और इसी का इस्तेमाल किया गया था फैटमैन नामक बम जब गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। 9 अगस्त 1945 को देखोगे, 9 अगस्त 1945 को जब बम गिराया गया था, इसी का इस्तेमाल किया गया था। ये यूरेनियम से ही निकाला गया था, ठीक ना? और बाकी यूरेनियम तो तुम लोग जानते ही हो। यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था लिटिल बॉय में 6 अगस्त को जब अमेरिका ने आपको 1945 में हिरोशिमा पर बम गिराया था।
और नागासाकी पर प्लूटोनियम वाला बम अमेरिका ने गिराया था। और थोरियम का सबसे बड़ा भंडार देखोगे मोनोजाइट वाला बालू में केरल में देखने को मिलता है, थोरियम, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो। और रेडियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। ऊर्जा संचित, इसका आंसर ए हो जाएगा। ऊर्जा संचित होती है, बताओ ऊर्जा जो तुम्हारा संचित होता है ये किस रूप में होता है? लगाइए क्वेश्चन। विधानसभा का मैथ का टॉपिक मेरा इतना आया, मेरा 70 आया। बहुत अच्छा चंदन मंडल, बहुत स्कोर, बहुत गुड 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 बॉय। 70 कम नहीं कहलाता है, बहुत अच्छा। 85 स्कोर ठेका दोगे वहां पर। देखो बात यहां पर क्या है, बात यहां पर यह है कि ऊर्जा जो संचित होता है तुरे वो एटीपी के रूप में होता है। किस रूप में होता है भैया? एटीपी के रूप में होता है, ठीक नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक, एडेनो ट्राइस फास्फेट जो होता है इस रूप में होता है, डाई में नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी हो जाएगा, एटीपी में। इसीलिए बोला जाता है कोशिका के करेंसी कौन है भैया? एटीपी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, डायबिटीज रोग निदान पाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बताओ ये क्वेश्चन तुम लोग नहीं पढ़े हो? पढ़े हो? आप बोले पहले स्कोर कैसे बता देते हैं बिना मिलाए? अरे जो देखो आंसर भी इसके साथ गया है, तुम लोग आंसर इसके साथ गया है, लेकिन आंसर में हो सकता है मिसमैच, टाइपिंग में मिसमैच हो जाता है, बट जो मैंने बता रहा हूं उसे देखो, ठीक। अब देखो यहां पर डायबिटीज रोग से निदान पाने के लिए प्रयोग किया जाता है। डायबिटीज रोग होगा तो इंसुलिन का सुई दिया जाता है, इंसुलिन का सुई दिया जाता है। और इंसुलिन में क्या होता है? जास्ता होता है, इंसुलिन में जास्ता। और इंसुलिन का श्रावण कहां से होता है? अग्नाशय के लैंगरहैंस के बीटा सेल से होता है। और इंसुलिन का कम श्रावण होगा, इंसुलिन का कम श्रावण होगा तो ग्लूकोज की मात्रा तुम्हारे ब्लड में अपने आप ही बढ़ जाएगा, और यही जो बढ़ता है तो इसे चिनिया रोग कहा जाता है, या आपको कहा जाता है मधुमेह रोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी हो जाएगा। डायबिटीज रोग में निदान के लिए इंसुलिन के आपको दिया जाता है, ठीक। इसका आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 7 लगाओ। धोवन सोडा किसे कहा जाती है? क्वेश्चन नहीं कराए हैं, बुड़बक जैसा बात तुम लोग करते हो। साइंस के एगो क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। हाँ तो पीडीएफ के अकॉर्डिंग मत चलो, जो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा उसे देख लेना। पीडीएफ में क्या होता है कभी कभी मिसटाइप हो जाता है, ठीक ना। आगे चलो, यहां लगाओ क्वेश्चन। धोवन सोडा होता है, धोवन सोडा क्या होता है? लगा इसका आंसर। धोवन सोडा का नाम है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 × 10H2O। ये क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, इसे धोवन सोडा कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है बता दिए हमने, Na2CO3 × 10H2O। और यही तुम्हारा खाने वाला सोडा पूछे तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, NaHCO3, ये हो जाएगा CO3, NaHCO3 हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? ये भी क्वेश्चन तुम लोग कराया हुआ, आसान क्वेश्चन है, सेट में बोल रहे हो कि हार्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है, प्रोटीन का पाचन जो प्रारंभ होता है ये कहां से प्रारंभ होता है? तो देखो प्रोटीन का पाचन तो सबसे अधिक देखोगे छोटी आंत में हो जाएगा, बट ये तुम्हारा पेट, उदर, अमाशय जिसे कहा जाता है, ये कहां से हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा उदर से। कहां से भैया? उदर से हो जाएगा, ठीक। प्रोटीन का पाचन जो होने लगता है उदर से होने लगता है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है तो। अरे अमाशय में जो पेप्सिन होता है ना, पेप्सिन निकलता है, उसे ही आपको अमीनो अम्ल में बदल देता है प्रोटीन को। और आप लोग भी जानते हो कि प्रोटीन जो बना हुआ है 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, और सबसे अधिक जो प्रोटीन मिलता है सोयाबीन में मिलता है 42%। और प्रोटीन की कमी से क्वासिकोर और मरासमस जैसी बीमारी हो सकती है। ये सब तुम लोग पढ़े हुए हो, फिर भी गलती करोगे तो अब तुम्हारा गलती है। रक्त का थक्का जनने वाले आवश्यक विटामिन कौन सी है? कौन सा विटामिन है जो रक्त को थक्का जमा देता है? ये क्वेश्चन तुम लोग को हजारों बार क्वेश्चन कराया गया है। अब बताओ, तुम लोग बोल रहे हो कि बार बार सर जी क्वेश्चन हार्ड है। अरे तो क्वेश्चन मान लो मिसटाइप हो जाता है सेट में तो चिंता मत करो, सॉल्यूशन इसलिए तुम लोग को करा रहे हैं, वरना सेट सिर्फ दे देते, जंजाल तुम लोग को हटा देते, बोलो लो सेट लगाओ जितना सेट लगाना है, ठीक। लेकिन मैं करा रहा हूं सॉल्यूशन, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बढ़िया से कर लो, ठीक। चलो यहां से, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन है? फिलोक्विनिन है, ये विटामिन के इसे कहा जाता है। तो ये किसके लिए उत्तरदायी होता है? ये होता है ब्लड क्लोटिंग के लिए उत्तरदायी, यानी ब्लड को जमने के लिए, ठीक। विटामिन ई जो होता है इसका नाम है टोकोफेरोल, ये किसके लिए उत्तरदायी होता है?
तो इसकी कमी से नपुंसकता हो सकती है, जनन क्षमता जो होता है कमजोर हो जाता है। आगे देखो ये विटामिन सी होता है, विटामिन सी जो होता है इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन सी सबसे अधिक आंवला में मिलता है। इसके कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है, मसूड़े से खून आ सकते हैं। विटामिन डी क्या नाम है, कैल्सीफिरोल नाम है। विटामिन डी जो होता है सूरज के प्रकाश से मिलता है, और विटामिन डी की कमी से आपको हो सकता है रिकेट जैसी बीमारी, ऑस्टियोमलेशिया जैसी बीमारी, यानी हड्डी प्रभावित होता है। क्वेश्चन 10 लगाओ, वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी? हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनोमी? टेक्सोनोमी के पिता कौन है, यानी वर्गीकरण के पिता कौन है? तो वर्गीकरण के पिता कौन है ये बताना है। सो वर्गीकरण के पिता है कैरोलस लीनियस, और यही पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा। अब पूछोगे कहोगे कि सर जी हार्ड, अरे और सब सब्जेक्ट इसलिए तुमको मॉडरेट रखा जा रहा है कि वहां पर आसान क्वेश्चन मिलेगा। हाँ हे बुड़बक, प्रोटीन के पाचन पूर्णता छोटी आंत में होगा, यह सबसे ज्यादा होगा। ये नहीं तो पेटे से पाचन शुरुआत हो जाता है, उधर से। चलो क्वेश्चनवा जब भी तुम लोग, अब फिर बाद में कहोगे सर जी गूगल कह रहा है ना कि इसे होगा, छोटी आंत में होगा। गूगल तो लगता है कि घरे के है चीज। अरे गूगल एगो सर्च इंजन है, ओकरा पर अलग अलग लोग डाल देते हैं। प्रैक्टिस करो, डाउट खत्म करो, फिर देखो मजा आएगा कितना एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन से सौपोषी घटक नहीं है? सौपोषी नहीं है, सौपोषी मतलब खुद से खाना बनाने वाले, ये नहीं है बताना है। ठीक, कौन से इसमें सौपोषी नहीं है? तो ये सौपोषी नहीं है, हरे पौधे, नील हरित शैवाल। अपघटक, अरे भैया अपघटक क्या होते हैं? परजीवी ना होता है भैया। ये देखोगे अपघटक में हो जाएगा तुम्हारा फफूंदी हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा, जो मरे हुए चीजें को मिट्टी में मिला देते हैं सड़ा गला कर। सो इसके आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? अपघटक हो जाएगा। हरे पौधे, नील हरित शैवाल, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, ये सभी आपको क्या होते हैं? सपोषी होते हैं, ये भी याद रखिए। और ये क्या होते हैं? उत्पादक भी होते हैं। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। असमान का नीला रंग के कारण क्या है? असमान जो नीला रंग दिखाई दे रहा है, नीली नीली अखिया वाली कर देली जादू, वही चीज बा आसमान के नीला रंग का है दिखाई दे रहा। सर मेरा 71 आया है, चलो ठीक है, अभी और आगे नंबर बढ़ेगा। हाँ सभी क्वेश्चन मिला लो। आसमान का नीला रंग जो दिखाई देता है, यह प्रकाश के परिकिंडन के कारण दिखाई देता है। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर टच करो, टच करो। प्रीवियस ईयर से ही ज्वाइंट से क्वेश्चन देता है, बट तुम लोग अपना बात ना मानोगे। एकरा में साइंस के 30 क्वेश्चन में से लगभग 25 क्वेश्चन तुम लोगों ने पढ़ रखा है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन नहीं पढ़ रखा है। आसमान का नीला दिखाई देना, आकाश का आपको नीला दिखाई देना, समुद्र के पार ही नीला दिखाई देना, सूरज उगते डूबते समय नीला दिखाई देना, यानी लड़की का आंख नीला दिखाई देना, ये सभी क्या होता है? परिकिंडन। अरे लड़की की आंख नहीं नीला दिखाई देना, सॉरी, लड़की की आंख नीला नहीं दिखाई देना, ठीक, वो दूसरा चीज हो गया। ये होता है प्रकाश के परिकिंडन के कारण। ठीक, अपवर्तन में क्या होता है? महसूस होता है, जैसे तारे को टिमटिमाना। हाँ 17 नंबर क्वेश्चन गायब है। और देखो मैं तो टाइपिंग करने के लिए दे देता हूं क्वेश्चन, लेकिन गायब हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? अब ज्यादा उसमें बोलेंगे तो डिले हो जाएगा। वैसे बात तुम्हारा एकदम सही है चंदन मंडल, 17 नंबर क्वेश्चन ही अब्सेंट है, गायब हो चुका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां देख लो, क्वेश्चन नंबर 13। कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित होती है? अब ये जल्दीबाजी में लोग लगा दिए हैं, ये जल्दीबाजी में लगा दिए, ए वाला आंसर तो गलती हो गया। ठीक, एप्लीकेशन पर फुल मार्क टेस्ट का सॉल्यूशन का रिकॉर्ड हो गया है 11 नंबर का, वो डाल दिया जाएगा, चिंता मत करो। चलो लगाओ। कोशिका भित्ति जो होती है, ये देखोगे जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, क्योंकि ये पादप कोशिका में होती है। कोशिका भित्ति जो होता है पादप कोशिका में, पादप कोशिका के सेल के बाहरी आवरण जो होते हैं, जो कठोर होते हैं, कोशिका भित्ति के कारण होते हैं। ठीक ना, बाकी जंतु कोशिका में यह नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन 14 देख लो। निम्न में से कौन से एक प्राथमिक उपभोक्ता है? यह बताओ इसमें से कौन से एक प्राथमिक उपभोक्ता है? सो प्राथमिक उपभोक्ता में तुम्हारा हो जाएगा कौन सा? तो शाकाहारी जो होगा, यानी कौन सा हो जाएगा भैया? हिरण हो जाएगा। हिरण हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता है। सर कब होगा एग्जाम बोलिए? अरे तुम्हारा एग्जाम कब होगा? अभी तुम्हारे डेट जो है ना उसी में होगा। ये जो अभी वीडियो बना है 69 पदों के लिए बना है, जो कि आया था सचिवालय सहायक के प्रहरी वाला। जो सचिवालय सहायक के प्रहरी के एग्जाम होने वाला है, वो तुम्हारा होने वाला है 10 सितंबर को। तो जो लोग भी देने वाले होंगे, बहुत कम कंपटीशन है। कौन कौन इसमें फॉर्म भरा है? वो हम बोले थे तभी तुम लोग फॉर्म भरे थे। इसमें कौन कौन सचिवालय सहायक वाला फॉर्म भरा है?
सर आप बोले थे प्रीवियस ईयर का सभी सौरभ कुमार डिटेल्स के साथ मिलेगा, चिंता मत करो, सब चीज जो बोला हुआ है सब चीज मिलेगा, हल्ला जिन करो। चलो यहां पर लगाओ क्वेश्चन, लगा लो भाई। देखो ये सब चिलवा सब भरले है हो, अरे लखना सब तो भरले है फॉर्म। डर डर के लगाए है, सही हो गया। चलो चलो, जो लोग भी भरा है सबका रिजल्ट होगा, जो लोग फॉर्म भरा है ना स्टडी मूड में 69 पद का, सबका रिजल्ट होगा, चिंता मत करो। जितना दिया है ना मैराथन देख लो, मैथ वाले सर जो भी कराए हैं, पहले भी मैथ कराए हैं, उसे देख लो, कोई रिजल्ट नहीं रोक सकता, एकदम रिजल्ट होगा। निम्न में से कौन से प्राथमिक उपभोक्ता हिरण हो जाएगा? हम लोग क्या है भैया, द्वितीय है, क्योंकि हम लोग नहीं, हम प्राथमिक हैं, तुम लोग द्वितीय हो। जो मांस के साथ साथ मतलब जो खाना शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भी है वो द्वितीय हो जाता है, और जो सिर्फ मांसाहारी है, जो सिर्फ मांस खाता है जैसे कि शेर हो गया, वो क्या हो जाएगा, वो तृतीय हो जाता है, ठीक ना। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? यानी कि बात कर रहा है ग्रीन हाउस गैस, यानी कि बात कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, यानी कि बात कर रहा है तुम्हारा पृथ्वी के तापमान बढ़ाने के लिए, ठीक। सर मेरा दिल टूट गया है, सर क्या करें? सबसे बढ़िया है तुम्हारा दिल टूट गया है तो पागल हो जाते हैं दीवाने आशिक। दीवाने आशिक जो होते हैं वो पागल हो जाते हैं। एगो थरिया एल्युमिनियम के ले लो और साथ में एगो लड़का को ले लो, ठीक है। चौराहे पर जाओ और उसे बोलना थरिया पीटने के लिए, और एगो हाथ एकरा पर रख लेना और एगो हाथ कमर पर रख लेना, और खूब जोर जोर से नाचना, क्योंकि वैसे भी जो प्यार करता है वो कहा जाता है कि जब दिल टूटता है तो लोग पागल हो जाते हैं। तो तू क्या कैसे बैठकर क्वेश्चन लगा रहा है? तेरा तो पगलपंती उत्पन्न होना चाहिए, वरना कमेंट का कह रहा है कि दिल टूट गया है, दिल टूट गया है। दिल जिसका टूटता है ना वो कमेंट ना करता है आकर के सर जी हमारा दिल टूट गया है, सुइया से सी दीजिए, ऐसा कुछ कोनो बात ना होता है। दिल अपने जगह पर आता है और प्रॉपर धड़कता है। अगर थोड़ा भी इंटरवल लिया ना तुम्हारा चौपट हो जाएगा, यहां पर कमेंटों को पकड़ने ना बचोगे, ठीक है। तो चुपचाप का है कि अगर बात मानना है, दिल टूटा हुआ है, गम मनाना है, तो एल्युमिनियम के पहले थरिया बड़का बड़का आता था। एगो छोटे को लड़का को ले लो, जाके चौराहे पे एल्युमिनियम के थरिया बजाएगा और तुम नाचोगे, तब सबको पूरी दुनिया जानेगा, देख लो बेचारा कितना प्यारा आशिक था, इसका दिल टूट गया, पगला गया है, नाच रहा है, तब हम मानेंगे तुम असल में आशिक थे, वरना ये चिरकुट वाला बात हमसे मत करना। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान वृद्धि करती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड करती है, जिसका नाम क्या है? CO2 है। CO2 क्या करती है? ये धरातल पर तापमान को बढ़ा देती है। चलो आगे चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्षार धातु में क्या होता है? अब जितने भी क्षार धातु होते हैं उनका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है, तो ये तो क्वेश्चन हार्ड कर दिया गया है, बट फिर भी आप आराम से देख सकते हो। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर पता होगा तो आपको पता होना चाहिए जितने भी क्षार धातु होते हैं उनका एस सेल जो होता है पूर्ण होता है, बस इतना याद रखो, उनका एस सेल जो होता है पूर्ण होता है। तो एस सेल पूर्ण होता है तो बस इसका क्वेश्चन धड़ाक देने पकड़ लोगे, भैया यहां पर तो पीए सेल अधूरा है, P6 फूल ना होता है, तो यहीं पर तुम्हारा चोरवा पकड़ा गया और यहीं जो है गलत दे दिया। जितने भी क्षार धातु होते हैं उनका जो एस सेल होता है पूरा होता है, जैसे बेरिलियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम, ये सब जो होता है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? ये बताओ सबसे विद्युत का कुचालक क्या होगा? यानी विद्युत का कुचालक इसमें से कौन होगा? चांदी रे चांदी सबसे बढ़िया चालक होगा, प्लास्टिक जो हो जाता है, लकड़ी जो हो जाता है, शीशा जो हो जाता है, यह विद्युत का कुचालक होता है। किसके लिए? टेस्ट के लिए। टेस्ट होता है आपको 10 से 12 बजे के बीच में। हाँ, सोमवार को आइएगा, फिर छुट्टी हो जाएगा, ठीक। 100 क्वेश्चन का होता है फुल मॉक टेस्ट। हाँ, 100 मिक्स का होता है, बाकी टारगेट बैच जो शाम के चलते हैं उसमें जीके जीएस होता है, जीके जीएस सब होता है, मैथ रीजनिंग सब अलग अलग होता है। चलो चलो यह क्वेश्चन लगाओ यहां पर कि क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। ये भारी जल का अणु भार क्या होता है?
भारी जल जो होते हैं ये क्या होते हैं भैया, डिक्टोरियम के ऑक्साइड होते हैं, D2O होता है। नाभिकीय रिएक्टर में देखोगे विमंदक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब मैंने ये क्वेश्चन करा रखा है, ड्यूटेरियम जो होता है ये आइसोटोप होता है किसका भैया, हाइड्रोजन का, और जब भैया आइसोटोप होता है तो इसका क्या हो जाएगा, D2O, यानी ड्यूटेरियम के क्या हो जाता है, परमाणु संख्या, ये देखोगे क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन के क्या होता है यहाँ पर, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये 2 ना है D2O, तो 2 × 2 यानी यहाँ होगा 4 और प्लस 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20, 19 के आंसर ए हो जाएगा। फास्ट कीजिए सर जी क्वेश्चन, धीरे धीरे चलेंगे, तुम्हारा फास्ट क्वेश्चन करिए, खाली बैठ कर बतियाना है जाकर। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन है? कोशिका की सिद्धांत किसने दिया था, भी क्वेश्चन मैं करा रखा हूं, स्लाइडेन एंड स्वान ने जो दिया था, कोशिका की सिद्धांत दिया था, अभी क्वेश्चन गलत होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो। कोशिकीय सिद्धांत में कहा गया था कोशिका सबसे छोटी यूनिट है, कोशिका क्रियात्मक एंड रचनात्मक इकाई है शरीर की। कोशिका जो होती है जननी कोशिका से निकलती है, यानी कि कोशिका एक दूसरे कोशिका से बढ़ती रहती है, यह भी आप लोगों को कोशिकीय सिद्धांत में होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 लगाइए, संक्षेपण बहुलक का उदाहरण क्या है भैया? ये क्वेश्चन अच्छा है, और एक दो ऐसा क्वेश्चन ना करोगे तो फिर कैसे होगा, एक दो क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना तुम लोगों को, कि डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि पूरा क्वेश्चन को कंपाइल किया, फिर देखा कि ऐसे क्वेश्चन कराना चाहिए, तो संक्षेपण बहुलक होता है टेरिलीन। टेरिलीन जो होता है एक आपको संक्षेपण बहुलक है, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। एड्स एक जनित रोग है। एड्स कौन सा जनित रोग भैया? एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स जो होता है वायरस, HIV वायरस के कारण देखोगे एड्स होता है, और एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, और एड्स के लिए जांच किया जाता है एलाइजा टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 23 लगा लो, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? अगर यही पूछता कि उसका संवेग क्या होगा, मात्र यहां पर पूछता उसका संवेग क्या होगा गति दुगना करने पर, तो P पूछता, यानी मोमेंटम पूछता तो M भी हो जाता, और M कितना कर रहा है भैया? M तो सेम कर रहा है, दुगना कर रहा है तुम्हारा क्या वेग, तो ये 2M हो जाता है, यानी कि इसका संवेग 2P हो जाता है, यानी दुगना। लेकिन ये पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला होता है ½ mv², और यहां पर हाफ के हाफ रख लो, M एकदम कांस्टेंट है, V कर लो 2 का स्क्वायर, और ये यहां पर निकल कर आ जाएगा 4 गुना, यहां पर आंसर लगा लोगे B, यानी 23 के आंसर B। क्वेश्चन नंबर 24 लगा लो, निम्नलिखित में से कौन सी अकोशिकीय जीव है? अकोशिकीय जीव कौन सा भैया? जीवाणु होता नहीं हो, शैवाल भी नहीं है, कवक भी नहीं है, यहां पर विषाणु, और विषाणु मृत और जीवित की कोशिकाओं के बीच में कड़ी की काम करती है, यह भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, विषाणु। वायरोलॉजी में आपको विषाणु का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन 25 लगा लो, मोमबत्ती का जलना निम्न में से कौन सी परिवर्तन है? मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने इसे VVI लगाकर एक बार बताया था कि अगर क्वेश्चन ये दे दे मोमबत्ती का जलना कौन सी परिवर्तन होगा, तो कुछ मोमबत्ती का लगभग भाग जल जाता है, लेकिन कुछ पिघल कर गिर जाता है, फिर से हम वहां से मोम ले सकते हैं और चुटकियों को मोमबत्ती बना सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? भौतिक रासायनिक परिवर्तन दोनों हो जाएगा। अगर ऑप्शन में सिर्फ ये दिया रहता भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन इनमें से कोई नहीं, या जलीय परिवर्तन, तो तुम लोग रासायनिक परिवर्तन लगाते, लेकिन जब दोनों दिया हुआ है तो आराम से आपको दोनों लगाना होगा, इस बात को भली भांति याद रखिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26, नील हरित सवाल है। नील हरित सवाल इसमें से कौन सी है बताना है। नील हरित सवाल क्या है? मेरा 60 ही आया है, कोई बात नहीं है भैया, 60 नंबर कम का कहलाता है। नील हरित क्या है? नील हरित जो है इसके पास अपना क्लोरोफिल होता है। नील हरित जो सवाल है ये स्वपोषी है, खुदे से खाना बनाता है भैया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर कर। 27 देख लो, कांच बनाने में उपयोग ली जाने वाले मुख्य घटक क्या है? जो कांच बनाया जाता है वो किसका बनाया जाता है? वो बनाया जाता है सिलिका का, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर C हो जाएगा। क्वेश्चन 28 देख लो, निम्नलिखित में से कौन से पादप मलेरिया रोग का दवा का स्रोत है? यानी मलेरिया जो रोग होता है उसमें जो दवा बनाई जाती है, इसमें से किसका बनाया जाएगा? तो ये होता है सिनकोना के वृक्ष से। सिनकोना के वृक्ष से आप देखोगे ये आपको निकाला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा।
जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? केसर जो होता है ये असल में देखो पुष्प के वतिकाग्र से होता है, लेकिन ऑप्शन में यहां वर्तिका भी दिया हुआ है तो यहां समझ लो वतिकाग्र से होता है पुष्प जो आपको केसर जो उत्पन्न होता है, ये याद रखिए। क्वेश्चन 30 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसे दूध के शर्करा कहा जाता है? मैंने आज भी प्रीवियस ईयर में आपको चिल्ला कर यह कराया था कि दूध शर्करा कौन सा होता है भैया? लैक्टोज होता है। दूध शर्करा कौन होगा? लैक्टोज होगा। और लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? लैक्टिक एसिड बनाया जाएगा। ये तुम्हारा दूध जब दही जम जाता है, फिर यहां पर पूछता है कि इसमें आपको मैंने क्वेश्चन बताया था आप लोगों को कि लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो ये देख लो क्वेश्चन नंबर 31। अब देखो 30 क्वेश्चन का साइंस था, एकदम 2 से 3 क्वेश्चन छोड़कर सभी क्वेश्चन हल हुआ था। 27 क्वेश्चन तुम लोग बना सकते थे। अरे बुड़बक, कोई नया चीज पढ़ने से कुछ ना होता है, पुराना चीज को बार बार रिवीजन करो। जो भी सेट में आएगा ना पुराना चीज ही आएगा, तुम लोग के दिमाग में से एकदम निकल जाएगा। कहोगे 27 नंबर तो कम से कम यहां से तुम गेन कर ही सकते थे। बाकी जो 3 क्वेश्चन है उसमें तुक्का बाजी लगाते अपने भगवान और इष्ट देव का नाम लेकर, अगर सही होता तो ठीक है, नहीं तो 25 से 27 अगर मान लो 25 से 27 तुम्हारा सिर्फ साइंस में क्वेश्चन में आ जा रहा है तो समझ रहे हो तुम लोग और लोगों से कितना बढ़त बना लोगे? बहुत बढ़त बना लोगे। हम जान रहे हैं कि आगे हिंदी है, इंग्लिश है, तो तुम लोग का भरपूर तैयारी नहीं है, तैयारी करना होगा और उसका भी रिवीजन करना होगा, तब जाकर सभी तैयारी हो पाएगा। अमरण शब्द में ये देखो, ये क्वेश्चन कौन सा है? अमरण शब्द में उपसर्ग। उपसर्ग क्या कहते हैं भैया? तो आपको जो शब्द के पहले लगकर शाब्दिक अर्थ बदल देते हैं, अब आपको उपसर्ग हो जाता है। मेरा 23 है या था 30 में, कोई बात नहीं आनंद सागर, जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसे देख लेना कि क्या वो गलत आपको अनजाने में हुआ है या रिवीजन करने के चलते हुआ है या आपको डाउट के चलते हुआ है। ये देखो आ आता है, आमरण में कौन आ जाएगा? आ जाएगा, इसे याद रखिएगा, ये उपसर्ग हो जाएगा। इसका नंबर आपका सी। क्वेश्चन 32 देखो, कवि का मैं पहले भी सेट में करा चुका हूं। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है भैया? कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री होता है। कवित्री, कबूतरी नहीं, कवित्री, ये याद रखिए। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 33 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण बताना है इसमें से। तो कुलीन व्यक्ति, कुलीन व्यक्ति माने धनिक वाला व्यक्ति, पैसे वाला मालदार व्यक्ति। तो कुलीन क्या है? एक विशेषता बता रहा है किसी व्यक्ति का, या कुलीन जो होता है ये विशेषण वाला शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लो, निम्नलिखित में से शब्द का विलोम शब्द बता दो। ये गरिमा, गरिमा का क्या होगा भैया? तो गरिमा का क्या होगा? गरिमा जो होता है उसका होगा लघिमा। ये क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35, दिए गए शब्द के परवाची शब्द याद कीजिए। एक चतुर नार करके सिंगार चले, उतरते जाए, चले बैठते जाए, क्या करते जाए हमारा ना पता। चलो आगे लगाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 लगाओ बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर 35 लगाओ। जानते हो हमको तब खुशी मिलता है, यानी लगभग लड़कों के पास मेरा सेट नाच रहा है, ठीक ना? हम उतना ही मेहनत कर रहे हैं दबाकर। चलो मेहनत किया जाए। ये सब जो होता है ना अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न करता है। मान लो 500 1000 लड़के भी मेरे से तैयारी कर रहे हैं ना, हाइपोथेटिकली मान लो उससे तो ज्यादा ही कर रहे हैं, लगभग 2500 के करीब लड़के तैयारी कर रहे हैं। अगर मान लो तैयारी कर रहे हैं तो ये समझो कि अंदर से जिज्ञासा रहता है कि एकदम इतना रिजल्ट देना, स्टडी मोड के लड़का इतना पेड ग्रुप से रिजल्ट हो जाए कि एकदम बैनर जब बनवाए ना तो पर हित्ती इतना मुंडी एकदम हत्ते लगवाए और पूरा बैनर एकदम 2 किलोमीटर लंबा हो, ठीक? वो मजा आएगा, वो मजा आएगा, ठीक है ना? फिर तुम लोगों को एक बस किया जाएगा और बस से घुमाया जाएगा। जिसका जिसका रिजल्ट होगा सबको हम अपना जिला का टूर कराएंगे। जिसका जिसका रिजल्ट होगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में टूर कराएंगे और एक दिन तक खाने उने व्यवस्था एकदम चौचक रहेगा, लिट्टी चोखा सब चीज। अपना सासाराम का रौजा घुमाएंगे, आपका सासाराम का तुमको झरना की तरह नहाने के लिए ले जाएंगे, तुमको आपको डैम पर लिया जाएगा, तुम्हारा दोनों डैम पर घुमाया जाएगा, यानी इंद्रपुरी डैम पर तुमको घुमाया जाएगा। साथ में तुमको जो एक नया वाला डैम है देखोगे तो एकदम दंग रह जाओगे, कहोगे बिहारों में ऐसा सीन है, बिहार का स्वर्ग तुमको दिखाएंगे, कहेंगे देखो बिहार में कैसा कैसा सीन है, एकदम चौचक, ठीक? एकदम चौचक बढ़िया से। बस एग्जाम निकाल लो, मुर्गा भात कुछ ना मिलेगा, मारेंगे लाठी से, मुर्गा भात मिलेगा, लिट्टी चोखा मिलेगा, ठीक है? और सबको बनाना होगा एकदम बढ़िया। बस एग्जाम निकाल लो, फिर देखो तुम लोग को मजा आ जाएगा। ये बताओ चतुर का क्या होगा? चतुर का, चतुर माने चालाक होता है, चतुर का क्या होगा बताओ? तो निपुण होगा। क्या होगा? निपुण होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36, दिए गए वाक्य में उचित प्रसर्ग का चयन करे, रिक्त स्थानों पर पूर्ति करे, यानी कि रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, ये बताना है। ये बताओ इसमें से क्या होगा? जैसे इंग्लिश में प्रीपोजिशन पढ़ते हो वैसे ही एकदम रिजल्ट लाओ, रिजल्ट लाओ, फिर तुमको हम सासाराम का रौजा घुमाएं।
चले अइहा ससुराम तोहके रौजा घुमाइम। तो लोग ससुराम चले अइहा जा, फिर तुमको रौजा घुमाएंगे, ठीक ना। शेरशाह सूरी का बनाया हुआ किला। आगे फिर चला जाएगा रोहतासगढ़ के किला, भयंकर किला। फिर चला जाएगा बादलगढ़ के किला, एकदम सीआरपीएफ, एकदम पेड़ चारों तरफ से जंगल है, डैम है वहां पर, ठीक ना। मजा से देखोगे देखोगे तो तुम्हारा आंख फटते रह जाएगा। फिर तुतला भवानी चला जाएगा, जहां पर हम झरना में नहा रहे हो, एक शॉर्ट वीडियो देखोगे, झरना में नहा रहे हो वहां पर, अरे मजा आ जाएगा। फिर गदगद हो जाएगा तुम लोग का लाइव, कहोगे। अब फिर क्योंकि हम जान रहे हैं कि तुम लोग का ड्यूटी लग जाएगा, तो फिर रोड के किनारे हमसे दिखाई दोगे। हाँ गुरुजी ठीक है ना, हाँ हाँ, तो बढ़िया है कि पहले ही तुम लोगों को घुमा दिया जाए। ये बताओ मगध की सीमा में रोका नाम का राज्य था। मगध की सीमा में क्या था? रोका नाम के राज्य था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36, देख लो। ये लगाओ क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37, सॉरी क्वेश्चन नंबर 37 लगाओ। गुदड़ी के लाल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तुम लोग गुदड़ी के लाल हो, ठीक, तो गुदड़ी के लाल क्या है बताना है, ठीक। गुदड़ी का लाल बताइए। पूरा सावन बीत गया घास फूस खाते खाते। हाँ तो भैंस लोग क्या खाएगी? भैंस लोग सावन भादो आषाढ़ कुछ भी हो, चैत्र हो, घासे फूस न खाएगी कि भैंस लोग कहिया से रोटी पनीर खाने लगे, ठीक है। तो भैंस लोग को सावन बीते, दशहरा बीते, कुछ भी बीते, घासे फूस खाना चाहिए, वरना उसका लीवर मार देगा पंचर। गुदड़ी के लाल मुहावरे का अर्थ क्या है? गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गरीबी के घर गुणवान का उत्पन्न होना। यानी तुम लोग सभी लोग गुदड़ी के लाल हो, गुदड़ी के लाल हो, चमगुदड़ी हो तुम लोग, ठीक। ती हो जाएगा इसका आंसर। हम गए हैं सर तुतला भवानी, एकदम बढ़िया, बड़ा मजा वाला जगह है, पूरा मजा आता है नहाने में, झरना में। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देख लो। कंघी का तत्सम शब्द है। कंघी कैसा शब्द हो गया? तद्भव हो गया, और इसका तत्सम शब्द लाइक एकदम संस्कृत जैसा होगा, और वो होगा कंकती। कंकती होगा कंघी का, इसका आपको याद रखना। इसका आंसर आपको 39 लगा लो। भुवनेश्वर में आयोजित खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य किया गया है? कि 100 मिलियन टन से आपको गैसीकरण आपको प्राप्त किया जाएगा कोयला से 2030 तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। क्वेश्चन नंबर 40 लगा लो। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का, देखो ब्रिक्स बैंक, आपको जो ब्रिक्स देश हैं उनके एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है। यह क्षेत्रीय कार्यालय किस भारत के राज्य किस राज्य में खोलने के लिए बोला है? किस राज्य में? ठीक, बताओ किस राज्य में कहा गया है खोलने के लिए? गुरु जी मेरा रिजल्ट आया तो मैं भी आपके अपना जिला घुमाऊंगा, गांधी आश्रम वाल्मीकि, एकदम घूमने। पश्चिमी चंपारण घूमे हैं, और ये पश्चिमी चंपारण गए थे, ठीक ना। अब वीडियो बना रहे थे, नेपाल घूमने जाना था 2019 में, और वीडियो बना रहे थे बैठ कर, एगो नोटिस आया था, अब बगले से सांप गुजर रहा था। हमारा तो दिल के धड़कन में एकदम शांत हो गया, एकदम थम गया। बगले से कहा कि एकदम बगल से सरसरात जा रहा था, उधर जंगल ज्यादा है, और हम जस्ट स्टेशन के बाहर कुछ ही दूर पर कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, जल्दी जल्दी मोबाइल पर कुछ आया था, समझाना था, ठीक ना। और समझ लो कि हालतें हमारे खराब हो गया। ब्रिक्स देश के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय कहां खोलेगा? ये गुजरात में खोलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 41 लगाओ। प्रधानमंत्री द्वारा सूर्य सामग्री भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वें जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक, लता चौक कहां पर रखा गया है ये बताना है। लता चौक कहां पर रखा गया बताओ? आज का क्वेश्चन लेवल ठीक है, एकदम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया से लगाओ। तो लता चौक का जो नाम रखा गया है अयोध्या में। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। क्वेश्चन नंबर 42 देख लो। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो पहली यूरोपीय महिला जो बनी है ये कौन बनी है? यूरोपीय महिला पूछ रहा है, जोहान्स मेसिलिंगर हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी। और हम लोगों का गर्व से बोलने वाला चीज यानी कि चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 को ले जाने वाला रॉकेट कौन सा है? चंद्रयान 3 को ले जाने वाला विशालकाय रॉकेट, और जो हम लोग सफल परीक्षण कर लिए, और जो दक्षिणी ध्रुव है चंद्रमा का, वहां इंडिया ने इतिहास रच दिया। वहां पर सबसे पहला ऐसा देश हुआ जो कि सफल आपको लैंडिंग कर दिया आपको अपना, ठीक ना, चंद्रयान 3 का। और LV-M3 M4 इस रॉकेट से आपको लॉन्च किया गया है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। क्वेश्चन नंबर 44 देख लो। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मिलाइस का बताना है, इसका क्या होगा? आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। अगर अंग्रेजी से मत डरियो, अनेरियो मार लेना चाहिए, ठीक ना। हाँ,
मेलेस का मतलब होता है आपको, इसका मतलब होता है हल्ला गुल्ला करना, अफवाह मतलब ये उड़ाना, और इसका एकदम अपोजिट हो जाता है ट्रैंक्विलिटी मतलब शांत। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ट्रैंक्विलिटी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45, चूज द इनकरेक्ट स्पेल्ड। चूज द इनकरेक्ट स्पेल्ड मतलब कौन गलती लिखा हुआ है ये बताना है। मोच के लिए मोस्टेच लिखा जाता है ना, मोस्टेच जो होता है वो मोच के लिए होता है, तो ये क्या होता है? MOUSTACHE, MOUSTHCHE, ये जो होता है मुच्छड़ के लिए होता है, जिसका मोच हो, मोस्टेच। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए 46 देख लीजिए। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। गेट वंस डक्ट इन रो, गेट वंस डक्स इन अ रो, इसके लिए बताना है क्या होगा? 46 लगाइए, गेट वंस डक्ट इन रो। सर ऑफलाइन में 40 भी आंसर बोले हैं, क्या बोले हैं 40 का? 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हारा ज्यादा सुनाई दे रहा था। 40 का तुमने बी बोल दिए, सबको डी बोले हैं, तुमको 40 का बी दे दिए। ऑफलाइन में बी बोले हैं, हो सकता है मिस टंग, हो सकता है मिशन बिहार पुलिस में भी, लेकिन हमको लग रहा है कि हमने बी ही बोला है, बी बोला है, मतलब डी बोला है, सॉरी 40 के आंसर डी गुजराती बोला है। आपको पता नहीं कैसे ये लग रहा है, हम कल आते हैं लोग से तो पूछ लेंगे। हम और सुमन लोग आपसे मिलने आएंगे, एकदम मोस्ट वेलकम है सब आना। चलो यहां से स्टार्ट करो, ये लगाओ, ये देखो इसके आंसर क्या हो जाएगा यहां पर बताओ। 46 के आंसर लगाओ, 46 के आंसर हो जाएगा हैव एवरीथिंग प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज। क्या होगा? गेट वंस डक्स इन अ रो, ठीक ना, बढ़िया तरीका से ऑर्गेनाइज। आगे देखते हैं क्वेश्चन 47, डायरेक्शन दिया हुआ है, फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस फॉर द गिवन सेंटेंस। ये बताओ क्या दिया हुआ है? वन हु डज नॉट कंज्यूम एल्कोहल, जो एल्कोहल कंज्यूम नहीं करता है, इसके लिए बताना है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टेटोटलर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 48, डायरेक्शन, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली एटोनेम इन द मीनिंग एज द वर्ड प्रिंटेड इन द बोल्ड। ये बताना है आपको, वेसिलेट का बताना है। वेसिलेट का आपको क्या होगा? एंटोनिम पूछ रहा है, वेसिलेट का एंटोनिम क्या होगा ये बताना है। वेसिलेट का एंटोनिम क्या होगा? लगाओ क्वेश्चन नंबर 48, ये क्या होगा? वेसिलेट का मतलब होता है संदेह करना, संदेह करना होता है, और इसका क्या हो जाएगा आपको? एंटोनिम इरिसोलेट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 49, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक। ये देखो भरना है, यहां पर क्या भरना है? वेयर हैव यू द बुक, आई कांट फाइंड इट। कहा बोल रहा है कि वेयर हैव यू, तुम्हारा बुक कहां, यानी 49 के लगाओ, 49 के यहां पर भरना है, क्या भरोगे? वेयर हैव यू हिडन द बुक, आई कांट फाइंड इट, तो ये हिडन हो जाएगा। हिडन मतलब होता है छिपना, ठीक। 50 लिख लो, यदि गुलाबी को पीला, अरे बाप रे ये कहा गया, यदि गुलाबी को पीला, पीले को काला, काले को भूरा, भूरे को नीला, नीले को बैगनी कहा जाता है, तो आसमान का रंग कैसा होगा? आसमान कैसा होता है? नीला होता है, और नीला को क्या कहा जाएगा बताओ? नीले को बैगनी कहा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? लगाओ, इसका आंसर क्या होगा? यदि गुलाबी को पीला, पीले को काला, काले का भूरा, भूरे को नीला, और नीले को बैगनी कहा जाता है, तो आसमान का रंग क्या होगा? लगाओ इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 50। क्या होगा? नीले को बैगनी, अगर आसमान नीला होता है ना, तो नीले को क्या कहा जा रहा है? बैगनी कहा जा रहा है, तो इसका आंसर बैगनी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 51, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। विषम, खेल मैदान, सिनेमा पर्दा, नाटक मंच, रबड़ मिटाना, इसमें से कौन गलत है भैया बताओ? इसमें से कौन गलत दिया हुआ है? आराम से लगा लेना। यानी कि ये सब तो खेल के मैदान में खेला, सिनेमा पर्दा पर देखा जाता है, नाटक जो होता है मंच पर, लेकिन ये तो मिटाने की बात कर रहा है ना, ये क्या होता है? मिटाना होता है। रबड़ ये गलत दिया हुआ है, ठीक ना, बाकी ये तीनों से डिफरेंट है। क्वेश्चन 52 देखो, तरुण मोहित के पिता है, रोहित काला भाई है, सॉरी ये क्या बोल रहा है? तरुण रोहित के पिता है, रोहित काला का भाई है। काला का है, ये काला एक लड़की होगी, इसका भाई हो सकता है, ये लड़का भी हो सकता है। काला दिलीप की पत्नी है, नहीं काला लड़की है। बारे का नाम काला कैसे हो गया जी? काला लड़की है। दिलीप रोहित से कैसे संबंधित है? अब ये सर जी बताएंगे आपको, मैं आंसर अभी बता देता हूं। मैथ रीजनिंग जितने पेपर के होंगे सर जी मैथ रीजनिंग वाले करा देंगे, मैं इसका आंसर बता देता हूं। काला नाम रखा गया है, इसका आंसर आएगा जिज्जा।
अरे जिज्जा तो हर रंग मारे चाइनियन लागे। गाना गाना सुने हो ना, वही जिज्जा। चलो यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों की संख्या श्रृंखला की एक संख्या गलत है, गलत संख्या को पता लगाना है, इसमें से कौन सा गलत है। लगाओ इसमें गलत कौन सा है, लगाओ आंसर। ठीक नहीं, अभी हम पूरा करवा लेते हैं, उसके बाद आपको छोड़ देंगे, करवाते रहिएगा। कहाँ कहीं जाना है? हमने बस ये करा के आंसर आप फिर लास्ट में आपको दे देंगे, आप लोग बात करते रहिएगा, इन लोगों को करवाते रहिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 53 का लगाओ। 53 का हो जाएगा 10, 10 गलत दिया हुआ है, यहाँ पर सी हो जाएगा। बाकी काहे गलत दिया है ये गुरुजी बताएंगे जब पढ़ाएंगे तो। ठीक, काहे गलत दिया है, काहे नहीं गलत दिया है। अब बताओ इंफॉर्मेशन शब्द से कौन नहीं बनाया जा सकता है, कौन इंफॉर्मेशन से नहीं बनाया जा सकता है, इंफॉर्मेशन से कौन नहीं बनाया जा सकता, बताना है यहाँ पर क्या आंसर होगा। ये क्या लिखित शब्दों में से देकर उसे आगे 4 अंश शब्द दिए गए, उनमें से दिए गए शब्दों के अक्षरों में से बनाया जा सकता है अथवा नहीं बनाया जा सकता है, उस शब्द को ज्ञात कीजिए। अरे भैया बनाया भी जा सकता है, नहीं भी बनाया जा सकता है, वो बोलना है। नहीं बनाया जा सकता है तो नहीं बनाया जा सकता है, तो इसमें बताओ कौन कौन ना बनाया जा सकता है। ई तो है ना है साफ, तो ई तो इसमें नहीं होगा। फार्मर तो बनाया नहीं जाएगा। एकरो में ई दिया, ये भी नहीं बनाया जा सकता। एकरो में ई दिया, ये भी नहीं बनाया जा सकता। मोशन बनाया जा सकता है, क्योंकि यहां पर देखो OTION, यहां पर देखो ये दिया है IOTION तो दिया हुआ है, और एम यहां पर एगो और दिया ही हुआ है, और एगो और ए वहां ओ दिया हुआ है, तो यहां पर ये बन जाएगा, बी वाला बन जाएगा। बाकी ये तीनों नहीं बनाया, इसका आंसर बी हो जाएगा। 55 देख लो। विश्व खाद्य सुरक्षा, विश्व खाद्य दिवस नहीं, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। ये याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 जून। चलो लगाओ आंसर। 56 देख लो। अरे नहीं बनाया जा सकता है या बनाया जा सकता है, सो नहीं बनाया जा सकता है 3 को दिया हुआ है, अब बनाया जा सकता है 1 को दिया है, तो इन सर्वा तो एक गुड़े ना होगा 4 ऑप्शन में से, यानी वो तीनों डिफरेंट हो जाता है। अरे जल्दीबाजी में करोगे तो ऐसा ही होगा। नहीं बनाया, हम पहले क्या पढ़े, पहले ऑप्शन में पढ़े ना कि नहीं बनाया जा सकता है, फिर जब देखे हम ऑप्शन तो हम भी घबराई आ गए कि ना भैया इसमें तो 2-3 को तो ना दे रहा है, तो ये फिर पूरा पढ़े, यानी बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। तो यहां पर लिखा था बनाया जा सकता है, यानी 3 नहीं बनाया जा सकता, 1 बनाया जा सकता है, तो ये वाला बना जाएगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 56 देख लो। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, अश्वघोष। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 57। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता, बेटा नहीं नेता, नेता कौन था। ये कानपुर में 1857 की जो जलजला हुआ था, क्रांति हुआ था, उसका नेता कौन थे, नाना साहेब। और आपको उसका आप देखोगे नाना साहेब जो हो जाएंगे नेता हो जाएंगे। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। देखो बी लगा रहा है कौन था, 57 का आंसर ए ना होगा जी। सेनापति पूछे तब ना तो क्या टोपे लगाओगे भैया, तुम लोग भी अजीबे इंसान हो। ठीक, पूछेगा कुछ और लगाओगे कुछ और, फिर बाद में बोलोगे सर जी हमारा से गलती हो गई, हमारा बहुत कम सेट आवता, बहुत कम नंबर आवता, तो तुम लोग का गलती होगा तो हम क्या करेंगे। निम्नलिखित में से किसने स्वार्थिक नाइट्रोजन होती है, बताओ स्वार्थिक नाइट्रोजन किसमें होगी। अरे तुम लोगों को जब कुछ नहीं आता है तो बोला जाता है कि सर जी चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं। यूरिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है 46%, यूरिया में 46%। कोनो फार्मूला ना याद है, अनहरिया पकड़ के मार दो यूरिया, क्योंकि यूरिया में ही सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है 46%। ये सभी, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देख लो। एक देशांतर की दूरी सबसे अधिक कहां पर होगी। देशांतर किसे कहा जाएगा भैया, ये रहा तुम्हारा पृथ्वी, गोल गोल। ये जो लेटा हुआ जो रेखा होता है, ये जो होता है लेटीट्यूड होता है, और ये 0 डिग्री आपको अक्षांश से। वैसे देखोगे एक लंबा सा रेखा जो होता है, ये जो होता है तुम्हारा विषुवत रेखा के भी, ये देखोगे ये लंबा वाला जो रेखा होता है ये देशांतर होता है, और देखो ये विषुवत रेखा में 1 डिग्री में ज्यादा डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये कहां पर होगा, भूमध्य रेखा पर। कहां पर हो जाएगा बताओ, 59 के आंसर लगाओ। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। वाह क्या सॉन्ग है गुरुजी। अरे मैथ वाले रीजनिंग वाले सर जी से बोलना, बड़ी चौचक चौचक सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक ना। हम कहा सॉन्ग बताएंगे, हमको खुदे ना आता है सॉन्ग। तब ये बताओ किस ज्वालामुखी के भूमध्य रेखा का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य रेखा का जो प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, स्ट्राम्बेली को कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी, और ये इटली के समीप मिलेगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर। भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जो भारतीय जनसंघ की स्थापना किया गया था उसके प्रथम अध्यक्ष भी बना गए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे ना। 61 के आंसर क्या लगाओगे भैया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 62 देख लो, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जूलियट सीजर शेक्सपियर के किस नाटक का मुख्य पात्र है? जूलियट सीजर ये शेक्सपियर द्वारा लिखा हुआ है, सो जूलियट किसका पात्र होगा बताओ? जूलियट होगा रोमियो जूलियट का। रोमियो जूलियट ये प्यार करने वाले दो जोड़े ये अंततः मर जाते हैं और सीजर नामक राजा का सबसे बड़ा टेंशन कर जाते हैं। ठीक, तो ये क्या होगा? रोमियो जूलियट जो हो जाएंगे। ये कहा जाता है कि जितना जिंदे थे तो खतरनाक थे, मरने के बाद उसके कई गुना ज्यादा खतरनाक हो गए जूलियट और सीजर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 63, रोमियो जूलियट सॉरी क्वेश्चन नंबर 63 देखो, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? अरे जयप्रकाश नारायण का सबसे बड़ा योगदान था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में, और इसका गठन जो हुआ था 1934 में हुआ था। इसका गठन क्या हुआ था? 1934 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 64 देख लो, प्राचीन नगर तक्षशिला, सबसे प्राचीन महाविद्यालय पूछे वही तक्षशिला था भैया। अभी तक्षशिला पूछ रहा है किसके किसके बीच में था? तक्षशिला था तुम्हारा किसके बीच में? ये था तुम्हारा किसके बीच में? ये क्या बन गया हो? ये बीच में था सिंधु और झेलम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु और झेलम के बीच में। क्वेश्चन 65 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से प्रसिद्ध है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास लिखा है आनंद मठ, और वहीं से हमारा राष्ट्रीय गीत भी है आपको वंदे मातरम। और उसमें किसका प्रसिद्ध आपको विद्रोह जो हुआ था उसके बारे में दिया हुआ है? सन्यासी विद्रोह के बारे में दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 देखो, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं ये भारत के कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। कौन होते हैं बताओ बउआ लोग, आंसर लगाओ। हाँ, जैसे योजना आयोग के होते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के लिए होते हैं, और यहां पर देखोगे नीति आयोग के होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के होते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ये प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? तो भारतीय संविधान सभा जो था भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये किसका किसका क्वेश्चन गलत हुआ है थोड़ा देखिए हम बबुआ लोग को, अपन गुदरी के लाल को देखे थोड़ा, कौन कौन ये क्वेश्चन गलत किया है? थोड़ा गुदरी के लाल बताओ ये कौन कौन क्वेश्चन गलत किया है। थोड़ा हथवा उठाइयो बबुआ, तो हथवा मार के तूरी आए, थोड़ा हथवा उठाइयो, थोड़ा हथवा उठाइयो, केकरा केकरा गलती हुई है? ये क्वेश्चनवा कैसे गलती हो गई बताओ, हाथ उठाकर बताओ सब लोग। मेरा सही है, जिसका गलती हुआ है थोड़ा हथवा उठाइए तो। ये देखो कल्पना डी लगाई। चलो जिसका गलती हुआ है बताओ। मेरा सही था आदिपाल। आदिपाल, कुणाल डेंजर बॉय, तुम लोगों को ले जाकर नहर में फेंक दिया जाएगा, ठीक ना? सुमन कुमारी तुमको भी, आए राखी मेहता, मेरा भी गलत है। अरे जा हो बचिया, काहे तोरा बोलल जाओ। हाँ तुमसे ये क्वेश्चन गलत। अरे बुड़बक, तुमको तनिक सी दिमाग में आता कि बिना ध्वज का आजादी के दिन तो ध्वजे फहराया गया होगा। 15 अगस्त 1947 को रात को देखो कि ध्वज फहराए थे, जब सारा दुनिया सो रहा था तो हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, जवाहरलाल नेहरू ने बोला। और ये देखोगी उससे पहले ही तो होगा, ऐसे भी बुद्धि लगाती, एलिमिनेट कर लेती। 13 अगस्त 1947 दिया है, 15 अगस्त से ऊपर दिया है, साफ खत्म। 13 सितंबर 1947 साफ खत्म। 15 अगस्त 1947 को ही का अपना लिया जाएगा, साफ खत्म। तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, तभी तो ये ध्वज फहराया गया ना 15 अगस्त 1947 को। के रे बाबू तू लोग का ही बोले तुम लोग को। अरे एलिमिनेट करने के सीख लो। राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे आपको बताना है, लगाइए। मेरा सही था, एकदम सही बात है। चलो 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 चलो, राजा राममोहन राय जो संस्थापक थे ये ब्रह्म सभा समाज के संस्थापक थे। आत्मीय सभा की भी संस्थापना किया था 1815 में। 1828 में देखोगे ब्रह्म समाज के संस्थापक करते हैं राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। और ये देखोगे आर्य समाज की स्थापना जो किया गया था है 1875 में दयानंद सरस्वती ने करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किया जाता है 1897 में किया जाता है। ये कौन करते हैं भैया?
तो विवेकानंद करते हैं अपने गुरु के नाम पर। ये लगाओ क्वेश्चन नंबर 69, मैगी नोट रोका। मैगी नेट रोका किन देशों के बीच में? मैंने बोला था मैगी बना था तो इनको बीच में नोट नोट हुआ, तो बोला कि हम लोग के बीच में होगा। मैगी नेट रखा, ये कौन हो जाएगा? फ्रांस और जर्मनी के बीच में था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहां पर 70 नंबर देख लो, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का। इस टाइम मुकेश सर का क्लास अटेंड करेंगे क्या गुरुजी बताइए? हाँ, ये सभी क्वेश्चन मैं करा लूंगा, बता लूंगा आप लोगों से, स्कोर पूछ लूंगा। तो सर मुकेश सर आएंगे और आप लोगों को मैथ रीजनिंग सॉल्व कराएंगे और आप लोगों को मोटिवेट करेंगे। मुकेश सर से आप लोग बात कीजिएगा, ठीक? मेरा काम तब तक तमाम हो जाएगा। चलो लगाओ यहां पर क्वेश्चन नंबर 70, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं, ये 1966-67 में शुरुआत हुआ था और ये माने जाते हैं भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। और अगर भारत नहीं देता तो क्या लगा लेते? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग आप देखोगे 1970-71 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला था शांति के क्षेत्र में, क्योंकि कृषि में आपको हरित क्रांति इंट्रोड्यूस करने वाले पूरा विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग थे। इसे भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? भारत में पूछ रहा था, एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। क्वेश्चन 71 देख लो, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को बाहर कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र आपको जो होगा, ये मानवाधिकार परिषद से रूस को बाहर कर दिया है और रूस के स्थान पर किसको दे दिया है? चेक गणराज्य को दे दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा? चेक गणराज्य होगा। 71 के आंसर लगा लेना। आगे चलते हैं। अपना काम मत तमाम कीजिए, नहीं तो हम लोग, अरे चिरकुट आदमी, हम अपना काम तमाम करने के लिए बोल रहे हैं, यानी हमारा काम खत्म हो जाएगा अभी के लिए, मरने के लिए थोड़े ना बोल रहे हैं अपना काम तमाम करने के लिए। अभी बड़ी जिंदा रहेंगे, तुम लोगों को बड़ी सताना है, बड़ी सताए जाओगे। गाना सुने हो ना, तुमने सताया है तुम भी सताओ जाओगे, ठीक? तुम बड़ी हमको सताए हो, तुम भी सताए जाओगे, ठीक? धोखा दिए हो ना हमको। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? ये बताओ। आसियान का सदस्य नहीं भैया, बांग्लादेश नहीं है। आसियान के सदस्य बांग्लादेश थोड़े ना, बुरनेल है, यहाँ पर म्यांमार है और वियतनाम है और थाईलैंड है और सिंगापुर है और आपको इंडोनेशिया है, आपको फिलीपींस है, ये सब आपको है। कंप्यूटर में वायरस संबंधित है। सो कंप्यूटर में जो वायरस संबंधित है, ये किससे भैया? कंप्यूटर में जब वायरस आता है तो वो प्रोग्राम को खत्म कर देता है, यानी कि क्या हो जाएगा? प्रोग्राम से संबंधित है। आगे चलो, क्वेश्चन 74, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये तो हलवा क्वेश्चन है। संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये कब हुआ था भैया? 1976 में हुआ था। इसके कौन सी समिति ने सिफारिश किया था? शोर्सी समिति ने सिफारिश किया था। ये कब जोड़ा गया था भैया? 1976 में। कौन से अनुच्छेद में भैया? ये अनुच्छेद पूछे 51 के ए में हो जाएगा। आपसे पूछे कौन से भाग में भाई, तो भाग 4 के ए में पूछ देगा, 4 के ए में दिया हुआ है। आपसे पूछे कहां से लिया गया है? यूएसएसआर के लिया गया है। यूएसएसआर का विघटन कब हुआ? 1991 में हुआ। अभी कहां लिखोगे? रूस से। रूस अगर ऑप्शन में दे तो रूस में लगा देना है। अभी कितना मौलिक अधिकार है? 11 मौलिक अधिकार है। जब लागू हुआ था 10 मौलिक अधिकार था। 11वां मौलिक अधिकार कब आया था? आपको आया था 86 अमेंडमेंट द्वारा। कब जोड़ा गया था आपको? तो 1900 नहीं 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था। शिक्षा वाला जो गार्जियन का कर्तव्य होगा स्कूल भेजना। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। अभी का भी ये लगाओ, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। चुनाव, भारत को उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा? लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य और सभी सदस्य, यानी निर्वाचित भी मनोनीत भी, यानी संसद के सभी सदस्य। संसद के सभी सदस्य। संसद के बारे में देखोगे कहां दिया हुआ है? आर्टिकल 79 में संसद के बारे में दिया हुआ है। बट ये जो 79 बताता है संसद किससे मिलकर बनता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। बट ये संसद के सदस्य के बारे में दे रहा है, यानी लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना मैक्सिमम हो सकता है? अभी 550 हो सकता है। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अभी मैक्सिमम कितना हो सकता है? 250 हो सकता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है और द्वितीय सदन भी कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा, और उच्च सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, प्रथम सदन कहा जाता है और अस्थायी सदन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 देख लो, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? भारत में कोई विधेयक आता है, धन विधेयक है कि नहीं, ये कौन प्रमाणित करेगा? आर्टिकल 110 में देखोगे धन विधेयक के बारे में दिया हुआ है, और धन विधेयक प्रमाणित करता है लोकसभा के अध्यक्ष। ये भैया धन विधेयक है कि नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष बताएंगे। क्वेश्चन 77 देख लो, भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा।
इसका मुख्य रूप से भारत में जो आर्थिक विकास बाधित रहा था, इसका कारण क्या है? तो खराब अवस्थापना की सुविधा, यानी कि बढ़िया बढ़िया मशीन नहीं था, या बढ़िया बढ़िया फैक्ट्री नहीं लग पाया, या बढ़िया बढ़िया टेक्निकल नॉलेज नहीं मिल पाया, यही जो हो जाएगा आर्थिक विकास में बाधित रहा था। 78 देख लो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, यानी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में देखोगे कब किया जाता है? 28 दिसंबर 1985 को ना, और स्थापना जो किया जाता है एलन ऑक्टोबियम ब्रूम द्वारा किया जाता है। और ये देखो कि पहला अधिवेशन जो होता है मुंबई में अधिवेशन होता है भूमेश चंद्र बनर्जी द्वारा। गुरुजी, लोग ने मुझे नजर लगा दिया है, परेशान हूं, पढ़ने का टाइम बुक को छोड़ दे रहा हूं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उपाय बताइए। नजर लगा दिया गया है तुमको, नजर लगा दिया गया है। तो हमारे गांव में एक कहावत है कि अगर किसी भी इंसान को नजर लग जाता है ना, तो उसको नजर अगर उतारना है तो उसके पास दो चांस होते हैं नजर उतारने के लिए। एक पास होते हैं कि अगर तुम्हारा गाय भैंस है तो ठीक है, अगर तुम्हारा गाय भैंस नहीं भी है तब पर भी ठीक है, तुमको गोबर पाथना होता है, 100 को गोईठा बनाना होता है। अगर तुम 100 गोईठा बनाकर गोबर पाथ कर और उसको गरीबों में दान कर दोगे, तुम्हारा नजर उतर जाता है। सेकेंड काम क्या होता है नजर उतारने का? तो पापा के पास जाना है और या तो मम्मी के पास जाना है, दोनों में से कोई एक ही के पास जाना है, ठीक, दोनों के पास नहीं। और क्या करना है? बोलना है कि पापा जूता निकालिए और 10 जूता मारिए चानी पर। तो क्या होता है कि अपने आप ही जो नजर लगता है, ये नजर यहां से लगता है ना, यहां से उधर नजर होता है वो पैर के नीचे के रास्ते से निकल जाता है, क्योंकि पैर की जब जूता चानी पर पड़ता है तो ऊपर का नजर नीचे से निकल जाता है, ठीक। तो नजर वाला बीमारी दो ही तरीका से खत्म होता है। अब तुम खत्म कर लो जो तरीका अपनाना है। हम तो बोलेंगे गोबर वाला तकनीका सबसे बढ़िया है, नजर लगता है तुम्हारे, पढ़ाई में मन ना लगता है। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहां निवास करती है? लेप्चा जो जनजाति है ये कहां पर निवास करने वाली जनजाति है बताना है। बताओ लेप्चा जनजाति कहां पर निवास करेगी? ये लगाइए, तो ये सिक्किम में करती है। क्या हो जाएगा भैया? सिक्किम में करती है। 75 का आंसर गलती है, ए होगा ना सर जी। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है ए होगा? ए सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 75 के आंसर, रुक जाओ। अरे बहुत अच्छा बोला जी। देखो ये जो भी मैंने, मुझे लग रहा है कि ऑफलाइन में भी मैं यही आंसर नहीं कराया का। तो भारत को उपराष्ट्रपति के चुनाव दे रहा है ना, तो ये निर्वाचित इसमें क्या करेंगे? इसमें तो सभी भाग लेते हैं ना, तो ये संसद के सदस्य हो जाएंगे। ये देखो बहुत अच्छा लड़का पकड़ा, जो भी पकड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। संसद के सभी सदस्य, देखो बोले तो संसद के सभी सदस्य, हम भी है कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं, लेकिन देखो तुम लोग के प्रेशर में आके हम भी लगा दिए हैं यहाँ के संसद के निर्वाचित, क्योंकि ये वाला ऑप्शन हम ध्यान नहीं दिए। इसका आंसर जो होगा 75 के आंसर संसद के सभी सदस्य होगा, यानी कि संसद के सदस्यों द्वारा। और संसद के सदस्य कौन हो जाएंगे? मनोनीत भी हो जाएंगे और नियुक्त भी हो जाएंगे। बहुत अच्छा प्रीतम पांडे, वाह प्रीतम पांडे, क्या बात है पांडे जी, आप तो कमाल कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देख लिए। पांडे जी के लिए एक जोरदार ताली हो जाना चाहिए कि आप लोग मूर्खता निशान काम करते हो, आगे बढ़ते जाते हो, ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हो। और पांडे जी देखिए ऑब्जेक्शन कर एक क्वेश्चन तुम लोग का आंसर सुधरवा दिया है, नहीं तो फिर समझ लो तुम लोग भी बाव बाद में करते रहते। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक, तो हो गया। क्वेश्चन 77 भी हो गया, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 78 देख लो, ये भी हो गया। क्वेश्चन 79 भी हो गया, लेप्चा जनजाति सिक्किम। क्वेश्चन 80 देख लो, आबू पहाड़ी का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? माउंट आबू पहाड़ी के जो गुरु शिखर है वो है तुम्हारा जैन मंदिर, जैनो जियो के मंदिर है। और वो किसका भाग होता है? ये होता है अरावली का। अरावली जो पहाड़ी है इसका आपको भाग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अरावली, राजस्थान में पड़ता है माउंट आबू के पहाड़ी। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन 81 देख लो, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासक जो थे ये दरबारी भाषा के रूप में किसका इस्तेमाल करते थे? तो गुप्त लोग जो इस्तेमाल करते थे ये करते थे आपको संस्कृत, आराम से लगा लेते तुम लोग, संस्कृत भाषा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 82, रावी नदी पर निर्मित देश के सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? रावी नदी पर आपको जो ऊंचा है सबसे बहुउद्देशीय, रावी नदी पर दे रहा है, ध्यान में रखना। सतलज नदी पर देते तो भागड़ा नांगल लगा देते, ये देता है रावी नदी, ये हो जाएगा रणजीत सागर परियोजना। रणजीत सागर जो परियोजना है ये रावी नदी पर, इस बात को भली भांति याद रखिएगा। और रहिंद परियोजना किस पर मिलता है? सोन पर मिलता है ना। आगे चलते क्वेश्चन देख लो, यहां पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 83 देख लो, नथपा झाकरी विद्युत परियोजना, नथपा झाकरी विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? इस बार के एसआई में भी यह क्वेश्चन दिया था कि किस नदी पर पूछता है, और यह पूछता है कि कहां पर स्थित है। तो नथपा झाकरी जो है यह हिमाचल प्रदेश की परियोजना है, इसके आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 84 देखो, कलहड़ द्वारा रचित राज तिरंगनी,
कलहड़ द्वारा रचित जो राज तिरंगनी है इसमें किसका इतिहास दिया हुआ है? सो कलहड़ द्वारा रचित राज तिरंगनी में किसका है? पांडे लोग समझदार होते हैं, समझदार सब लोग होता है। एगो दूगो का है ना कि दुनिया में कचड़ा लोग होते हैं, ठीक ना? तो पटना में एगो गाड़ी आता है, गाड़ी वाला आया कचड़ा उठा ले, तो एगो दूगो कचड़ा लोग होते हैं। अगर देखो बात कोई सही कर देना, माने बाबू साहब राजपूत लोग बात सही कर देंगे, बाबू साहब बहुत समझदार होते हैं। पंडित लोग बात करते हैं, पंडित लोग बहुत समझदार है। मान लो कोई गुप्ता जी लोग गुप्ता लोग बहुत समझदार होते हैं, यादव जी लोग यादव जी बहुत समझदार होते हैं। कोई भी करते सब समझदार। लाला जी को लाला जी बड़ी समझदार होते हैं। अरे बुड़बक, दुनिया में जो पढ़ेगा वो समझदार होगा और तुम हो समझदार बन जाओ। नहीं तो सुबह सुबह को गाड़ी आता है कचड़ा वाला, पटना में गाड़ी वाला आया कचड़ा निकाल, अगर तुमसे ना हो पा रहा है तो उसमें बैठ जाओ। सबसे बढ़िया जॉब निकला हुआ है, उसका वैकेंसी भी आया हुआ है ड्राइवर का। तुमको गली गली घूमना है और ये हेरोइन बजाते फिरना है, गाड़ी वाला आया कचड़ा निकाल ले, क्या दिक्कत है? रिकॉर्ड दे रहे हो उसे लाइव दीजिए। लाइव जानते हो रवि गुप्ता, लाइव देखो समय रहता है तो मैं कराता हूं, लेकिन कोशिश यह है ना कि लाइव नहीं करा सकते ना, बहुत समय का थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर देता हूं। नहीं तो लाइव मिलेगा, चिंता मत करो, 1-2 दिन महीने से और करो, बाकी सब लाइव होगा। कलहड़ द्वारा रचित जो है ये कश्मीर की इतिहास है। कलहड़ द्वारा जो रचित है इसमें जो है कश्मीर के इतिहास का वर्णन देखने को मिलता है, ठीक। आदमी बुद्धि से बड़ा होता है, जाति और संप्रदाय और मजहब से नहीं। ये बात क्या बात की, सृष्टि कितना बढ़िया बढ़िया बात बोलती है, सीख लो उससे ही, बचिया से। जो जिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? जो जिला दर्रा किस किस को जोड़ता है ये बताना है तुमको। जो जिला जो दर्रा है वो लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 86। देखो मिलान करना है, सूची को मिलान करना है। और सेट तो तुम लोग को मिले ही होगा, ये तो बोलोगे नहीं सर जी कि सारा दिखाना चाहिए, ऐसे तुमको छोटा कर देते हैं। सूची को मिलान करो, ये सूची तुम्हारे साथ दिया है, ये मिलान करो। चलो यहाँ पर लगाओ क्वेश्चन, सेट में भी देखते रहना। ये लगाओ, यहां पर दिया है एलिफेंटा। एलिफेंटा की क्या है? गुफा मंदिर है, गुफा मंदिर है महाराष्ट्र में। सोड़बेलगोला, ये सोड़बेलगोला के क्या है? मूर्ति है कर्नाटक में, ठीक। फिर बोले खुजराहो, खुजराहो के क्या है? मंदिर है। फिर बोले सांची, सांची का स्तूप है, कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो भी मध्य प्रदेश में है मंदिर। ये लगा लो भैया। ए का क्या होगा यहां पर? ए का तुम्हारा हो गया 3, बी का क्या हो गया? बी का हो गया तुम्हारा 4, सी का क्या हो गया? सी का हो गया तुम्हारा 2, और डी का क्या हो गया? डी का तुम्हारा हो गया 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 3 4 2 1 बी में देखो आंसर दिया हुआ है 3 4 2 1। आगे बढ़ते हैं यहां, चलो क्वेश्चन नंबर 87 देख लो। भटनागर पुरस्कार जो दिए जाते हैं ये किस में दिया जाते हैं? ठीक, ये बताओ। भटनागर जो पुरस्कार दिए जाते हैं ये विज्ञान में अच्छा काम करने के लिए, सो विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 88 देख लो। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? व्यास सम्मान जो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये प्रथम महिला का नाम बताना है जिनको व्यास सम्मान दिया गया था। लगाइए, लगाओ क्वेश्चन नंबर 88 लगाओ। ये क्या होगा? चित्रा मुग्दल, चित्रा मुग्दल हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 ये लगाओ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब स्टार्ट किया था? सो गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था 12 मार्च से लेके 8 अप्रैल 1930 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुआ था आपको 6 अप्रैल 1930 को, यानी 12 मार्च से 6 अप्रैल 24 दिन तक चला था। 1930 को देखोगे ये आपको साबरमती के आश्रम से ये गए थे दांडी की तरफ, नमक लेकर नमक कानून तोड़े थे, यानी साबरमती वाले। मॉक टेस्ट डेली कैसे करवा दे? मॉक टेस्ट तुमको डेली करना है ना, फुल मॉक टेस्ट का एप्लीकेशन पर है, जाकर थोड़ा बहुत पैसा लगाओ, ज्वाइन कर लो, ठीक। डेली वहां पर रिकॉर्डेड वाला या लाइव सेशन लेते हैं। चलो, वहां पर साइंस भी बहुत बेहतर मिलता है और 1-2 दिन में प्राइस भी कम होने वाला है, सब लोग ज्वाइन कर लेना अगर करना होगा तो। 90 देख लो। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? ये बताओ, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? इनका नाम था नागार्जुन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे चलो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। एक बेईमान ले, क्वेश्चन तो मैथ का हो गया गुरुजी, दौड़ी गुरुजी ऐसे करा देंगे क्वेश्चन आपको। सर जी को बुला रहे हैं मैथ वाले, वो क्वेश्चन कराएंगे मैथ का। सर जी
आइए, और मैं यहां पर आपको लास्ट वाला क्वेश्चन करा देता हूं। यहां पर देख लो, ये जो है ये लास्ट के 2 क्वेश्चन जो है ये आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये देख लो, क्वेश्चन जीके का दिया है, इसे मैं करा देता हूं, बाकी गुरुजी कराएंगे मैथ वाले। ये मुकेश सर, भाग्य निका जी, क्वेश्चन 99 देख लो। ये सर आएंगे तो कराएंगे, बाकी हम करा रहे हैं। 1 मिनट। ये सर, तो यहां पर हम देखेंगे कि आपको 99 और 100 करा देते हैं। ये तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? यही अपना बिहार शरीफ था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। बिहार के कौन से स्थान पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह शुरू किया था? ये अपना चंपारण, 3 कठिया व्यवस्था के विरुद्ध में ये अपना सत्याग्रह शुरुआत किए थे। 3 कट्ठा 20 वाला जो था, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर आपको क्या करना था कि नील की खेती जबरन कराया जाता था। और पहला सत्याग्रह 1917 में जो स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी द्वारा, ये चंपारण था। बाकी मैथ वाले सर कराएंगे मैथ, रीजनिंग, और मेरा यहां पर काम तमाम होता है। यहां पर देखोगे क्वेश्चन 91 है, और बाकी उधर वाला भी 55-56 जो भी होगा वो करा दीजिएगा, और वहां पर रिकॉर्डेड वाला है उसे भी ये कर दीजिएगा, ठीक। चलिए, अब मुकेश सर आपका क्वेश्चन कराएंगे। ये वाला दें, रहने दें, ये चाहिए। चलिए 91 से कराइए। अरे माइक में लेके जा रहे हैं ना, बिना माइक का। चलिए, जय हिंद सभी को। तो गुड इवनिंग भी हम लोग शुरू करते हैं। गुड इवनिंग मुकेश सर, गुड इवनिंग सभी को। चलिए शुरू किया जाए। हाँ, शुरू किया जाए डिस्कशन मैथ का। 91 देखिएगा। 91 में क्या है कि एक बेईमान किराने वाला 10% के लाभ पर चावल बेचता है। चलिए ठीक बात। और ऐसे बाटों का प्रयोग करता है, यानी ऐसे बटखरा का प्रयोग करता है जो बाजार के भार से 20% कम है। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ क्या है? तो ध्यान से समझिएगा कि 1 किलो बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, जिसका आप 20% निकालिएगा तो 20% का वैल्यू हो जाएगा आपका 200, यानी 200 ग्राम कम तौलता है। 200 ग्राम कम तौलता है। तो समझिएगा कि 1000 ग्राम उसको तौलना चाहिए था, उसके जगह पर तौलता है 800 ग्राम, यानी 200 ग्राम कम तौलता है। तो जितना कम तौलता है उतना ही उसको बेनिफिट मिलेगा। किस पर? तो जितना तौल रहा है उस पर, यानी 800 पर। ठीक है, 800 पर। इसके बाद यहाँ पे गुना 100 कर दीजिए, गुना 100। तो 200 से काटेंगे तो 4 बार में, 4 से काटिएगा तो 25 बार में। ठीक है, 25%, यानी 25% कम तौलने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट होगा। बोला जा रहा है कि उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा कि पहले 10% यह लाभ कमाया और घपला करके भी 25% लाभ कमाया। तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं कि सक्सेसिव मेथड से हम लोग बनाते हैं, या फिर ए बी फॉर्मूला से बनाते हैं। तो दोनों कंडीशन में लाभ हो रहा है, तो लाभ के कंडीशन में क्या करते हैं? दोनों प्लस लिखते हैं, यानी प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुने बी बटा 100। तो यहाँ पे देखिए दोनों प्लस होगा क्योंकि लाभ हो रहा है। तो 10% प्लस 25% प्लस 10 गुना 25 बटा 100%। ठीक है, 1 0 से 1 0। 25 में 10 से भाग दीजिएगा 2.5 आएगा। तो 25 और 10 35%, आप प्लस में 2.5%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो 37.5% हो जाएगा। यानी टोटल यह 37.5% यह प्रॉफिट कमाया। 37.5%, 37.5%, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 3 कारों की चालों का अनुपात, यानी इसके स्पीड का रेशियो 3:5:9 है। समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा कि चाल का अनुपात दे रखा है, समय का अनुपात पूछा है। तो आप जानते हैं कि चाल के अनुपात के उल्टा क्या होता है, तो समय का अनुपात होता है। यहां पे आप देखेंगे कि तीनों का निकालना है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा का निकालना है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि ढक करके बनाएंगे। जिसका निकालना है उसको ढक लीजिए। तो पहले वाला को निकालना है तो पहला ढक लेंगे और जो दिखाई दे रहा है दोनों को गुना करके लिखिए। तो 9×5=45, 9×5=45। इसका देखिए बीच वाला को ढकिएगा तो 3 और 9 दिखाई देगा, दोनों को गुना कर दीजिए। 9×3=27, यानी दूसरा का हो गया 27, दूसरा का हो गया 27, ठीक है 27। इसके बाद देखिएगा तीसरा का वैल्यू निकालना है तो इसको ढकेंगे, 5×3=15। अब कटने वाला है तो काट दीजिए। 3 से यह कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 से 15×3=45, 3×9=27 और 3×5=15, यानी 15:9:5। तो 15:9:5 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। गुरुजी चरण स्पर्श, हम पीछे चल रहे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हाँ देखिएगा यहाँ पे कि 8400 रुपए को पी, क्यू और आर में क्रमशः 2/3, देखिए 2/3 अनुपात 3 अनुपात 1/3 के रूप में विभाजित किया जाता है। आर का हिस्सा क्या होगा, आर का हिस्सा क्या होगा, ये चीज निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि पी क्यू आर है, तो यह हमारा पी का वैल्यू है, यह हमारा क्यू का वैल्यू है और यह हमारा आर का वैल्यू है। बटा में 1 करेंगे तो 3/1, यानी बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा। देखिएगा कि 3, 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 कटेगा एक बार में, 2 एकम 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 1 से काटिएगा तो 3 बार में 3×3=9 हो जाएगा। इसका देखिएगा कि 3×3=9, यानी 3 एकम 3, 1 एकम 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। बटा में तीनों का 3 है तो कट गया, यानी अनुपात में यह कट जाएगा, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा इस प्रकार तो ऐसे ही आएगा, नीचे सब में 3 हो जाएगा तो सबका 3 हर वाला कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि आर का हिस्सा क्या होगा, ये चीज पूछा गया। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके हिस्सों का अनुपात क्या है, तो यह है। तो हिस्सों का योग हम देखते हैं अनुपात में, तो 9×2=11, 1/12। अनुपात में योग हिस्सा का 12 है, तीनों के हिस्सा मिलाकर के 12 है, जबकि है कितना, 8400, 8400 है। 12 से 12 सते 84, 700 बार में। अनुपात 1=700 और आर का हिस्सा पूछा है, आर का हिस्सा कितना है, अनुपात 1 है और 1=700 है। तो 700 रुपया हो जाएगा किसका, आर का हिस्सा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मॉक टेस्ट डेली दीजिए सर, हाँ प्रयास है, ठीक है। चलिए कॉपी पेस्ट ज्यादा नहीं कीजिए, हम देख रहे हैं सब कुछ। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पीयूष एक काम को, यानी एक कार्य का 60% 3 दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान से समझिएगा कि 60% का वैल्यू क्या होता है, 20×3=60 और 20×5=100, यानी 3/5, 3/5। तो यहां पे देखिएगा कि कोई व्यक्ति x/y/z दिन में पूरा करता है, तो उसके द्वारा पूरा काम करने में लगा समय क्या होता है, तो y/x, यानी इसको पलट देंगे या गुना z कर देंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा, इसको पलटिएगा, पलट के गुना कीजिएगा। जैसे में यहाँ पे देखिए 3/5 है तो 5/3 कर दीजिए और गुना 3 कर दीजिए, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 बच गया। यानी पीयूष जो है वह पूरा काम करेगा तो उसे लगेगा 5 दिन का समय। चलिए क्लियर यहाँ तक।
इसके बाद देखिएगा जबकि विपिन उसी कार्य का 3/4 भाग 3/4वां भाग 6 दिन में करता है। तो 3/4वां भाग करता है, तो यहाँ पे देखिए 3/4, तो इसको पलट दीजिएगा तो 4/3 हो जाएगा और गुना 6, ठीक है। तो 3 से 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी कौन है, विपिन है, 20 से विपिन कर दीजिए। इसके बाद देखिएगा कि 4 दूनी 8 दिन में यह पूरा काम करेगा। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क निकलेगा 8×5 = 40, 5 से 5 × 8 = 40, 8×5 = 40, इसका यह एफिशिएंसी निकल गया। अब बोला जा रहा है कि यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो कार्य का 13/8 भाग कितने दिन में पूरा होगा। तो पूरा काम नहीं करना है इसे, ठीक है, पूरा काम इसे नहीं करवाना है। काम कितना करवाना है, तो पूरे काम का 13/8 भाग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि पूरा काम कितना है, 40 काम है, 40 काम पूरा है, ठीक है, और इतना का 13/8 भाग ही काम करना है। और आप जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है कुल कार्य अब बटा में उसका क्षमता। तो आप जानते हैं कि बटा मतलब भाग होता है, तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, दोनों मिल करके करेगा तो 8 × 5 = 13, यानी 13 के हिसाब से करेगा, 13 से भाग दे दीजिए, 13 से 13 कैंसिल हो गया, 8 से 8×5 = 40, यानी दोनों मिल करके करेगा तो 5 दिन में इस काम को समाप्त कर देगा। 5 दिन में दोनों मिल करके काम को समाप्त कर देगा, 5 दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी। गुरुजी आप एप्लीकेशन पे मैथ क्लास शुरू किए हैं क्या स्पेशल? नहीं, शुरू होने वाला है। देखिए इसका यह रूल होता है, जैसे यहाँ पे देखिए पीयूष एक कार्य का 60%, तो 60% बराबर कितना, तो 3/5, यानी 60/100 कीजिएगा, काटिएगा तो 3/5 आएगा। यह 3 दिन में पूरा करता है, तो उससे पूरा काम करने के लिए बोला जाए तो ये वाला पलट जाता है, यानी 5/3 हो जाएगा और गुना ये वाला 3, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, यानी 5 दिन में पूरा काम अगर पीयूष को करना पड़े तो यह 5 दिन में पूरा काम करेगा। इसके बाद देखिएगा जबकि विपिन उसी काम का 3/4 भाग 6 दिन में, तो 3/4 है, इसको पलटिएगा पूरा काम करने के लिए तो 4/3 हो जाएगा और गुने 6, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, इसका 8 हो गया। अब बोला जा रहा है यदि वे दोनों मिलकर के काम करते हैं तो काम का 13/8 भाग कितने दिन में पूरा होगा। पूरा काम नहीं करवाना है, काम का 13/8 भाग पूरा करवाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि काम टोटल कितना है। तो आप जानते हैं कि जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क होता है। तो 5 और 8 का एलसीएम ले लिए तो 40 आया, 5 से काटे तो 8 बार में, 8 से काटे तो 5 बार में। अब देखिएगा टोटल काम 40 आ गया, तो 40 काम पूरा नहीं करवाना। काम का देखिए, इस काम का के मतलब गुना 13/8, यानी 13/8 काम करवाना है। किससे, तो दोनों से करवाना है। तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या, कुल कार्य बटा में क्षमता, ठीक है। तो जितना काम करवाना है उसमें क्षमता से भाग दे देंगे तो हमारा समय निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों का क्षमता कितना, 8 × 5 = 13, 13 से हम भाग दे दिए इसमें, यही तो किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोई शॉर्ट ट्रिक बताइए ना प्लीज। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट ट्रिक है। सर जाते जाते एक मस्त भोजपुरी गाना गा करके जाइएगा, मस्त वाला, कि मूड पूरा बन जाए। चलिए बिल्कुल सुनाएंगे जाते जाते, इसलिए बने हुए रहिए क्लास में। तो देखिएगा यहाँ पे कि राहुल एक निश्चित राशि का 20% हिस्सा विजय को देता है। यानी कहने का मतलब अगर राहुल के पास अगर 100 रुपया है तो उसका 20% यानी 20 रुपया वह देता है किसको, विजय को देता है। विजय को देता है 20 रुपया, यानी 100 का 20% निकालिएगा ना
तो 20 आएगा। ठीक है, अब विजय प्राप्त धन का देखिए, विजय प्राप्त कितना किया, तो 20 रुपया प्राप्त किया। प्राप्त धन का 25% पुस्तक खरीदने पर और 40% घड़ी खरीदने पर खर्च करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जब हम 20 रुपया का 25% निकालेंगे तो 20 का 25% कितना होगा, 25 बटा में 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 पचे 20, यानी 5 रुपया यह घड़ी खरीदने पुस्तक खरीदने पर। ठीक है, 25% पुस्तक खरीदने पर यानी 5। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि इसका 40% वह घड़ी खरीदने पर, तो 20 का 40% निकालेंगे तो निकालिए, 40% निकालिएगा तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8, 8 जो है वह घड़ी खरीदने पर खर्च करता है। उल्लेखित खर्चों के बाद यानी जो दिया गया है उस खर्चे के बाद विजय के पास अब 2800 रुपया शेष बचते हैं। अब 2800 रुपया इसके पास शेष बच गया, तो सोचिए कि इसको राहुल से यानी इसको राहुल से कितना प्राप्त हुआ था, तो 20 रुपया प्राप्त हुआ था। 20 रुपया में से 8 5 13 रुपया खर्च कर दिया, तो 20 यूनिट में से देखिए 20 यूनिट में से 13 यूनिट खर्च कर दिया तो बचाया कितना, तो 7 यूनिट 7 यूनिट बचाया, लेकिन बचाया कितना, तो 2800 7 से 7 चौके 28 यानी 400, 1 यूनिट बराबर 400, 1 यूनिट बराबर 400। तो यहाँ पे देखिएगा कि हम लोगों से बोला गया क्या कि राहुल के पास प्रारंभ में कितनी धनराशि थी, तो इसके पास तो 100 यूनिट था, 100 यूनिट था, तो 1 यूनिट बराबर 400, तो 100 यूनिट बराबर कितना, 100 गुना 400 यानी 40,000, 40,000 रुपया राहुल के पास शुरू में धन था, यानी 40,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 40,000 रुपये। हाँ बिल्कुल 40,000। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक नाव में 10 व्यक्ति बैठे हैं जिनका औसत भार कितना है, तो 58 किलोग्राम है। ठीक है, एक व्यक्ति के नाव छोड़ने से औसत भार 200 ग्राम कम हो जाता है। 200 ग्राम क्या होता है, कम हो जाता है, तब नाव छोड़ने वाले व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसके औसत से यानी पहले वाला औसत से ज़्यादा वजन के होगा, तब तो छोड़ने के कारण क्या हुआ कि औसत घट गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब वह छोड़ के चला गया तो 10 आदमी पहले था, तो एगो छोड़ के चला गया, तो प्रेजेंट में कितना है, तो 9 आदमी है, तो 9 में 200 ग्राम का कमी होगा, तो 200 ग्राम का कमी होगा, तो 200 ग्राम का कमी कर दिए 9 में, तो इतना 100 ग्राम का कमी हो गया। आप जानते हैं कि इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको करते क्या है कि 1000 से भाग देते हैं। जब 1000 से भाग देंगे तो यह किलोग्राम में आ जाएगा, आएगा ना, 1 किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो। इसके बाद देखिएगा कि 9 दूनी 18, 18 में 10 से भाग दीजिएगा 1.8। इसका मतलब क्या हुआ कि 1.8 किलोग्राम क्या था कि इससे अधिक यानी पहले वाला औसत से अधिक वजन के वह रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि इसमें जोड़ देंगे 1.8 तो कितना हो जाएगा 59.8 किलोग्राम, यानी पहले व्यक्ति जो रहे होंगे जो छोड़ करके गए हैं, तो उस औसत भार से अधिक वजन के कितना वजन के, तो 59.8 किलोग्राम के, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ए। सर माइंड काम नहीं करता है मैथ में, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, माइंड काम नहीं करता है तो आप सभी के जानकारी के लिए बता दें कि आप जा कर के देख सकते हैं, हम चैनल का नाम भी बताए थे, वहाँ पे हम सुबह में 8 बजे से क्लास करवाते हैं, यानी 8:15 से, यानी 15 से शुरू होता है क्लास, तो सुबह में 8:15। हाँ कल संडे है तो
क्लास शुरू रहता है तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है, ठीक है। इसलिए मंडे टू फ्राइडे ही चलता है। सैटरडे कभी कभी नोटिफिकेशन जाएगा तो देखिएगा वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। बिल्कुल फाउंडेशन बैच चल रहा है और फ्री में चल रहा है, ठीक है। तो आप जा करके देख सकते हैं। चैनल का नाम है मैथ्स हंगामा, मैथ्स हंगामा, मैथ्स हंगामा पर जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे मैथ और रीजनिंग का ही क्लास करवाया जा रहा है और उस पर पहले से बहुत सारे वीडियो है, यानी लगभग 450 वीडियो प्लस है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और जा करके वहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारा कुछ सीखने को भी मिलेगा और आप लाइव भी क्लास वहाँ पे कर सकते हैं सुबह में 8:15 बजे। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये चीज़ आप सीख गए। आगे बढ़िए, आगे हम लोग देखते हैं। अगला यहां पे देखेंगे क्वेश्चन कि एक भूखंड को 10% के लाभ पर 9,90,000 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है। यदि भूखंड को 8,90,000 रुपया में बेचा गया होता तब हानि प्रतिशत क्या होता, यानी हानि कितना होता। हानि निकालना, हानि प्रतिशत नहीं निकालना, सीधा हानि निकालना। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक भूखंड को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि 10% लाभ मीन्स क्या, तो कॉस्ट प्राइस जो होता है यानी क्रय मूल्य जो होता है ना, प्रतिशत में हमेशा 100% होता है। और जब कोई भी चीज़ 100% हो और लाभ की बात बोले तो सीधा जोड़ दीजिए उसमें, ठीक है। तो 10% लाभ बोला गया है तो 10% हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 110% हो जाएगा। क्लियर। 110% में बेचा गया, लेकिन बेचा गया कितना में, 9,90,000 में बेचा गया, ठीक है। बात यहां से बराबर हो गई। 0 से 0 काटेंगे, 11 से 11 नमा 99 यानी 9,000 बार में, ठीक है। अनुपात 1 बराबर 9,000 तो 100% बराबर कितना, तो 9 लाख, 9 लाख, ठीक है। तो 9 लाख रुपया हो गया यहां पे। अब यहां पे देखेंगे 9 लाख रुपया में वह खरीदा था। अब बोला जा रहा है कि 9 लाख में खरीदा और बेचेगा 8,90,000 में। तो सोचे कि इसको 10,000 क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। यानी खरीदा 9 लाख में और बेचेगा 8,90,000 में, तो इसका मतलब 10,000 इसका नुकसान हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। गुरुजी आपका मैथ हमको बहुत अच्छा से समझ में आता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। हाँ आगे क्वेश्चन है आपका 98 है। 98 देखिएगा। 98 में क्या है कि 31 पारियों में एक बल्लेबाज के औसत 70 रन है। यानी 31 पारी में औसत रन कितना है, 70 रन है। तो आप कह सकते हैं कि 31 गुना 70 करेंगे तो हमारा टोटल रन निकल जाएगा 0, 7, 7 से 7 एकम 7, 7 री 21 यानी 2170। इसके बाद देखिएगा कि और अधिकतम और न्यूनतम रनों के बीच का अंतर 194 है। तो यहां पे देखिएगा कि मिनिमम यानी न्यूनतम, न्यूनतम और अधिकतम। तो यहां पे बोला गया कि न्यूनतम और अधिकतम के बीच में 194 रन का अंतर है, ठीक है। तो 194 का अंतर है। तो यहां पे देखिएगा कि अगर न्यूनतम को हम x मानते हैं तो अधिकतम क्या हो जाएगा, x प्लस 194। क्लियर। अब यहां पे देखिएगा इन दो पारियों को निकाल देने पर औसत 66 रह जाता है। जब इन दोनों पारियों को जब हम निकाल देंगे तो बचेगा हमारा कितना, तो 31 पारी में से 2 पारी निकल गया तो बच गया कितना, 29 बच गया। गुने अब औसत से गुना कर दीजिए तो टोटल योग हो जाएगा।
गुना कीजिए तो 9 छक 54, 54 के 4 हासिल 5, 9 छक 54 और 6 दूनी 12, 54 12 और हासिल वाला 5, तो 5 4 9, 5 4 9, 9 2 11 के 1, 5 1 6 1 7, 71 के 1 हो गया हासिल 7, 6 दूनी 12, 12 7 19, 1914। अब यहाँ पे देखिएगा इसको घटाएंगे तो 10 में से 4 घटेगा 6, 6 में से 1 घटेगा 5, इसका बाद 11 में से 9 घटेगा 2, यानी 256। 256, ये 256 जो अंतर आया वह क्या आया, तो देखिए 31 पाली के यानी 31 पारियों के योग में से हम 29 पारी का योग घटा दिए तो 2 पारी का योग बचा, और 2 पारी कौन जो निकाला गया था उसका योग है। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों का योग बराबर हम 256 करेंगे, क्योंकि यही दोनों के योग के बराबर 256 होगा। ठीक है, तो 2x प्लस 194 बराबर कितना, तो 256। 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 में से 4 घटेगा 2, 15 में से 9 घटेगा 6, 1 में से घटेगा 0, इसका 2 से काटेंगे 31 दूनी 62, यानी x बराबर कितना हो गया 31। हम लोगों से पूछा गया क्या कि अधिकतम रन ज्ञात करें, अधिकतम वाला ज्ञात करना है, तो x का वैल्यू आया है आपका 31, तो 31 प्लस 194 करेंगे। ठीक है, 31 प्लस 194, तो 4 1 5, 9 3 12 के 2, 1 1 2, यानी 225 हो जाएगा। 225 यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा 225, बिल्कुल 225। चलिए इसमें और भी कोई क्वेश्चन बचा हुआ है क्या, इसमें और भी कोई क्वेश्चन बचा हुआ है? हाँ, ये वाला रीजनिंग वाला बचा हुआ है, बीच में डाला गया है यहाँ पे रीजनिंग वाला। देखिए यहाँ पे देखेंगे कि यदि गुलाबी को पीला कहा जाए, पीले को काला कहा जाए, तो पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे क्या कि लास्ट में क्या पूछा गया, लास्ट में पूछा गया कि आसमान का रंग क्या होता है। तो सबसे पहले जो पूछा गया है उसके हकीकत में जाएंगे। तो आसमान का रंग क्या होता है, तो सभी को पता है कि नीला होता है, लेकिन नीला को क्या कहा गया ये चीज देखना है। तो देखिए नीला को बैगनी कहा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा बैगनी, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा बैगनी। चलिए इसके बाद यहां पे देखेंगे 51 नंबर कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। तो यहां पे देखिएगा कि खेल मैदान, यानी खेल को मैदान में खेला जाता है, खेल को मैदान में खेला जाता है। और देखिए खेल को मैदान में खेला जाता है, बिल्कुल सही। सिनेमा को पर्दा पर देखा जाता है, बिल्कुल सही। नाटक को मंच पर परफॉर्मेंस किया जाता है कि नहीं, लेकिन रबर को मिटाया जाता है, यही तो अलग है। यानी विषम शब्द को चुनना था तो यही हमारा अलग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वही हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग। देखिए तरुण रोहित का पिता है, यानी तरुण जो है, तरुण रोहित के पिता है, तरुण रोहित का पिता, ठीक है। तो पिताजी एक जनरेशन ऊपर होते हैं। रोहित काला का भाई है, देखिए रोहित जो है वह काला का भाई है, यहाँ पे काला, काला का भाई कौन है, रोहित। तो भाई बहन, भाई भाई एक जनरेशन या भाई बहन एक जनरेशन,
इसका बाद काला जो है दिलीप की पत्नी है। अच्छा, काला जो है वह दिलीप की पत्नी है, तो इधर हम लिख लेते हैं एक ही जनरेशन में होगा, यानी दिलीप की पत्नी है कौन? काला। इसका मतलब रोहित जो होगा दिलीप का साला होगा, है ना। तो आगे बोला गया है कि दिलीप रोहित से कैसे संबंधित है। तो देखिए दिलीप किससे? रोहित से, और जिसमें से लगा हुआ रहे उधर से रिलेशन फरियाइएगा, ठीक है। तो यहां बोला गया कि दिलीप रोहित से, यानी रोहित क्या कहेगा दिलीप को? तो जीजा जी कहेगा, है ना, जीजा जी कहेगा, जीजा कहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। हाँ चलिए, अगला देखिएगा कि निम्नलिखित प्रश्न में संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है, गलत संख्या का पता लगाइए। देखिएगा यह एक सीरीज दिया गया है, आखिर इसमें यह कौन सा गलत है जिसको हम लोगों को क्या करना है कि छांटना है। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि दो गैप करके, यानी अल्टरनेटली हम देखते हैं तो दो गैप करके यहाँ पे एक वृद्धि हो रहा है, एक वृद्धि हो रहा है, यानी 3 आ 1 4, फिर 4 आ 1 5, फिर आगे 2 को गैप करके आगे ऐसे ही सीरीज चलते रहेगा। लेकिन ये जो 2 है, ये जो 2 दिया गया है, आखिर यह क्या है, यह क्या है, इस चीज को समझना। तो देखने से ही, जैसे इसको देखने से पता नहीं चला है, लेकिन आगे देखने से यह पता चल रहा है। थोड़ा सा दूरदर्शी सोचिएगा तब जाकर के गलती पकड़ाएगा, अन्यथा इसी में घुसल रहिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि गलती कौन है सही कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि दूरदर्शी हम आगे का देखते हैं, तो यहाँ पे पता चला क्या कि ये 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है, जबकि 64 जो होता है वह 4 का क्यूब होता है। यहाँ पे देखिएगा 25 जो होता है वह 5 का स्क्वायर होता है, जबकि 125 जो होता है वह 5 का क्यूब होता है। यानी जितना का स्क्वायर है उतना ही का क्यूब है, जितना का स्क्वायर है उतना ही का क्यूब है। इसका मतलब यहाँ पे देखिएगा कि 27 जो है यह 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, तो यह 3 का स्क्वायर होना चाहिए था, 3 का स्क्वायर होना चाहिए था, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। तो 10 के जगह पर 9 होना चाहिए था, तब हमारा श्रृंखला सही होता। यानी हमारा गलत क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है, यानी 10, यानी 10 ही हमारा क्या है? तो गलत है। चलिए, बिल्कुल समझ में आ गया आप सभी को। हाँ, इसके बाद देखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए, उनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है अथवा नहीं बनाया जा सकता है। अथवा मतलब क्या होता है? या, ठीक है, यानी ये भी आपका हो सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो उस शब्द को ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझेंगे यहाँ पे कि इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन एक आपका वर्ड दे दिया गया है, और इसमें यहाँ पे देखिएगा कि फार्मर, फार्मर यह बनाया जा सकता है क्या? तो देखिए एफ इसमें है, बिल्कुल है, ए है, बिल्कुल है, आर है, ए भी है, एम है, ए भी है, ई है, ई नहीं है, आर है तो है, लेकिन आर एक के गो है ना। तो आर यहाँ पे रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे आप रिपीट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई आपको नहीं दिया गया है। लेकिन देखिए ई नहीं है, तो ई नहीं है तो यह नहीं बनाया जा सकता है। ई के कारण क्या है? नहीं बनाया जा सकता है। जबकि यहाँ पे देखिए सी में भी देखिए ई आ गया है, बाकी बात लेटर को हम नहीं चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए अगर ई दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि ए भी नहीं बनाया जा सकता है। डी में देखिएगा कि इसमें भी ई है, ये भी नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि कौन नहीं बनाया जा सकता है, तो एक ऑप्शन अगर रहता कि कौन नहीं बनाया जा सकता है और 3 ऑप्शन रहता कि बनाया जा सकता है, तब नहीं बनाए जाने वाला आंसर होता। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है कि 3 ऑप्शन नहीं बनाए जाने वाला है। तो 3 ऑप्शन आपका नहीं बनाए जाने वाला है, तो आप तीनों को आंसर थोड़ी दे सकते हैं, कोई एक को ना दीजिएगा, तो 3 को यह गलत हो जाएगा। और कौन बनाया जा सकता है? तो बी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो बी बनाया जा सकता है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें दिमाग से काम लेना है कि तीनों ऑप्शन तो आप थोड़ी ना मार सकते हैं, कोई एक को ना मारिएगा।
तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो और भी कोई है क्या सर? 50 क्वेश्चन वाला मैथ सीरीज कब से स्टार्टिंग कीजिएगा? हाँ, इससे पहले हम 50 तो करवाए हैं, है ना, और 50 और भी आने वाला है जस्ट, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अठहत्तर सही हुआ है सर, चलिए कंग्रेचुलेसन। यानी इसी प्रकार इसमें भी और इंक्रीज कीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं कीजिए। हाँ, एक कहावत सुनिएगा कि जब गांधी जी पढ़ाया करते थे ना, जब वह अपना कोचिंग ट्यूशन चलाते थे, तो मालूम है तेज स्टूडेंट को वह गिफ्ट नहीं देते थे। आप देखे होंगे कि तेज को ही सब कुछ मिलता है, लेकिन वह तेज बच्चे को नहीं देते थे, बड़ी ज्ञानी थे वह। तेज स्टूडेंट को नहीं देते थे और सबसे कमजोर जो रहता था ना, उसी को गिफ्ट मिलता था। अब कहिएगा काहे? तो वह देखते थे कि तेज को जब हम दे देंगे तो वह और भी क्या होगा, यानी फूल के बड़ा हो जाएगा और गड़बड़ा देगा आगे चल करके, ठीक है। तो उसके अंदर ईगो ना आए, इसलिए उसको न दे करके कमजोर को दिया जाता था, ताकि वह शर्म से क्या करे कि और भी नंबर इंक्रीज करे कि बताओ उससे बड़ा। अच्छा एक बात बताइए, कम नंबर आया और ज्यादा वाला को छोड़ करके सबसे कम वाला को अगर कुछ दिया जा रहा है, तो उसके लिए तो समझिए कि शर्म की ही बात होगी, है कि नहीं? गर्वान्वित वाला तो बात होगा नहीं। तो सोचिए कि ये सब चीज है। और सर जी अर्थमेटिक का टॉपिक वाइज मैराथन करवा दीजिएगा प्लीज। चलिए बिल्कुल गुरुजी, कुछ चलिए, हम गायक तो नहीं हैं, लेकिन कुछ गुनगुना लेते हैं कभी कभी आप लोगों के सामने, क्योंकि हम अगर किसी के सामने रहते हैं तो वह हमारा स्टूडेंट ही होता है, और स्टूडेंट के सामने ही सब कुछ शेयर करना चाहिए। तो चलिए एक आपको मोटिवेशन टाइप का सुनाते हैं। चलिए, मोटिवेशन टाइप का क्या है कि देखिए, सफलता